क्लियरली टू ऑल ऑफ यू, एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे। एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स बेटा, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू। व्हाट हैपेंड? यस, नाउ इट्स फाइन। एवरीवन प्लीज कंफर्म। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एवरीवन प्लीज कंफर्म बेटा, एक बार सभी लोग फटाफट कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स में, ऑडियो और वीडियो क्लियर है। यस, एवरीवन प्लीज कंफर्म, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो क्लियर है, वेरी गुड। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? स्कोर कार्ड नहीं बताया गेट 2023 में। स्कोर कार्ड गेट 2023 क्या पूछना चाह रहे हो अब है? किसका स्कोर कार्ड की बात कर रहे हो गेट 2023 का? हाँ बेटा, डीपीपी हर बैच के लिए सेम है। डीपीपी हर बैचेस के लिए सेम है, क्योंकि सिलेबस सेम है, टॉपिक सेम है, तो उसके डीपीपी भी सेम है। और इसी वजह से कभी कभी आपको एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है कि टॉपिक थोड़ा बहुत स्लाइटली आगे पीछे हो सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि केवल डीपीपी में या टेस्ट में उन क्वेश्चंस पे फोकस करिए जो टॉपिक आप कंप्लीट कर चुके हैं। समटाइम्स देयर में बी माइनर वेरिएशन। हाँ अरुण पता है बेटा, अरुण पता है। आपने गेट 2023 दिया था, स्कोर का क्या हुआ आपका? मेरा 54 मार्क्स था। आपकी मेहरबानी सर, मेरी मेहरबानी। मैंने गेट दिया था लास्ट ईयर। गेट दिया था लास्ट ईयर। हाँ लास्ट ईयर गेट दिया था, और लास्ट ईयर गेट आई हैव अपीयर्ड फ्रॉम आर्किटेक्चर पेपर, बताया तो था। कुछ रैंक भी आई थी शायद 1500-1600 ऐसा कुछ रैंक था, मुझे एग्जैक्टली तो अभी याद नहीं है, बहुत अच्छी रैंक नहीं थी। बट आई हैव अपीयर्ड फ्रॉम द आर्किटेक्चर। सिविल इंजीनियरिंग से मैंने अपीयर नहीं किया था। सिविल इंजीनियरिंग से अपीयर नहीं किया था। तो जो रैंक आई थी, आई थिंक उस समय मैं क्लास में ही था जब रिजल्ट आया था, तो उस बैच में मैंने शेयर किया था। ठीक है, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैव अपीयर्ड फॉर द गेट आर्किटेक्चर पेपर। तो इस बार भी होपफुली अगर गेट अपीयर करेंगे तो आर्किटेक्चर से ही अपीयर करेंगे, कुछ नया। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ रंजन पूछो बेटा, क्या बात पूछनी है? नहीं बेटा, डीपीपी में राहुल एक क्वेश्चन होगा कि कौन से इनमें से कौन सा टर्म या कौन सा मेथड स्पॉट स्पीड से रिलेटेड है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है आपका, एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिलेगा, तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन रहा होगा, एक बार चेक कर लेना। क्योंकि आई थिंक गेट में एक बार पूछा गया है, गेट में एक बार पूछा गया है कि इनोस्कोप मेथड इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द स्टडी, किस स्टडी से रिलेटेड है इनोस्कोप मेथड। सर क्या प्राइवेट कॉलेज वालों का गेट में रैंक आती है ऑनलाइन पढ़ के? हाँ बेटा बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। देखो गेट को कोई मतलब नहीं है। इवन कल को आप जब हायर स्टडीज में जाएंगे, एमटेक में जाएंगे, पीएचडी में जाएंगे, तो आप इस बात को फील कर पाएंगे। ठीक है, आप इस बात को फील कर पाएंगे कि उन्हें बहुत ज़्यादा आपके बैकग्राउंड से मतलब नहीं है। और एक प्राइवेट कॉलेज का बच्चा जिसने शुरू में चलो उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिला,
गेट की इम्पोर्टेंस क्यों है? गेट की इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि वो अगर गेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो वहाँ से अपनी लाइफ की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। तो ये गेट का जो एग्ज़ाम है आपका, आपके लिए लाइफ चेंजिंग, पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा आपका, इस तरीके का पोटेंशियल है इस एग्ज़ाम में। बिल्कुल फैक्ट है। आप गेट के थ्रू अच्छे पीएसयूज में जा सकते हैं, आप गेट के थ्रू अच्छे हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, आईआईटीज़ में जा सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द गेट एग्ज़ाम। तो हो सकता है कि आपके कॉलेज में कोई प्लेसमेंट ना हो, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर प्लेसमेंट का इशू आता है, प्लेसमेंट का प्रॉब्लम आता है। लेकिन एक गेट एक आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, और आप तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर दोनों ही स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, तो कॉलेज में रहते रहते ही आप आगे का पूरा करियर सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द गेट एग्ज़ाम। ठीक है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि गेट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और सबसे अच्छी बात क्या है? बिल्कुल, सबसे अच्छी बात क्या है बेटा, कि गेट को एज सच आपका जो सिलेबस है वो आपके इंजीनियरिंग का ही सिलेबस है, कुछ अलग नहीं पूछा जा सकता है। कुछ अलग से सिलेबस, स्पेशल सिलेबस नहीं है। जो आपके इंजीनियरिंग का सिलेबस है वही सिलेबस आपके गेट का भी सिलेबस है। और अगर आप गेट के पेपर को एनालाइज करेंगे तो बहुत ही बेसिक पेपर है। ठीक है, तो बिल्कुल ये बिल्कुल है कि आप अच्छी रैंक ला सकते हैं और अच्छे तरीके से सेटल हो सकते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है, अच्छी रैंक लाने के लिए आपको बहुत बढ़िया से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है सर, एसएससी जेई का पेपर है अक्टूबर में, उस पर ध्यान दें या ओनली गेट पर? देखो, अभी तो मैं ये बोलूँगा कि अभी आप केवल जैसे टेक्निकल सिलेबस की बात करें तो टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दीजिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जो भी सिलेबस आप पढ़ रहे हैं, उसके कंसेप्चुअल क्लियरिटी पे ध्यान दीजिए। एग्जाम ओरिएंटेड अगर आप पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। आपने एक बार टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिया, फिर आता है एप्लीकेशन। इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि अगर किसी क्रिकेटर को क्रिकेट खेलना आता है, फॉर एग्जाम्पल बैटिंग करना आता है, तो फिर वो T20 फॉर्मेट में भी खेल लेगा, 50-50 में भी खेल लेगा, 50 ओवर मैच में भी खेल लेगा, और टेस्ट में भी खेल लेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि खेल खेलना आना चाहिए आपको, उस पर कमांड होनी चाहिए आपकी। फिर एज पर द रिक्वायरमेंट आप अपने फ्लो को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं आप अपनी प्रिपरेशन को। तो ये बेटर एक सजेशन है मेरे साइड से। ठीक है, जो भी खेलना है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है खेलना आना चाहिए। सर जून में प्रिपरेशन स्टार्ट किया हूँ सर, प्रिपरेशन हो जाएगी बेटा, बिल्कुल बहुत टाइम है। जून से अगर आप सही से अगर आप पढ़ाई करते हैं, प्लानिंग के साथ सही डायरेक्शन में करते हैं, तो यू हैव सफिशिएंट टाइम कि जून से भी आप अपना सिलेबस कंप्लीट करके अच्छी रैंक ला सकते हैं। कल एग्जाम है, कुछ टिप्स दीजिए सर रेलवे का। पढ़ाई करो, और क्या टिप्स दें? और कोई टिप्स नहीं होती है, पढ़ाई करो। ठीक है, अब कल एग्जाम है तो जो अब तक पढ़ा है उसी को अच्छे से रिवाइज करो और उसको परफॉर्म करके आओ। कल का सेकंड लेक्चर नहीं देख पाए थे तो आज कंटिन्यू कर सकते हैं? कर लीजिए, लेकिन लेक्चर कंप्लीट कर लीजिएगा। कर लीजिए लेकिन लेक्चर भी कंप्लीट कर लीजिएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। सर रिवीजन करने के बाद भी भूल जा रहे हैं, सर कुछ बताइए, और रिवीजन करिए। ठीक है, रिवीजन करने के बाद भी अगर चीज़ें भूल जा रहे हैं तो और रिवीजन, नंबर ऑफ रिवीजन्स को इंक्रीज करिए। तो इनिशियली ऐसा होगा कि चीज़ें भूल रहे हैं, बट बार बार जब रिवीजन करेंगे, अरे यार ये तो सुन ही रखा होगा ना, करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान। हम्म तो अभ्यास करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। गिव अप कर देंगे तो कुछ नहीं इंप्रूव होगा। तो ये सब बहुत नॉर्मल बात है, चीज़ों को भूलना। ये सब होता है, सबके साथ होता है, इसमें कोई नई दिक्कत की बात नहीं, कुछ स्पेशल नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, परेशान मत होइए इसके लिए। ठीक है, मिरर बॉक्स बताया था बेटा,
मिरर बॉक्स में एक ऑब्जर्वर होता है और एक मिरर को हम लोग यूज़ करते हैं। मिरर की हेल्प से हम ये देखते हैं कि हमारा ऑब्जर्वर, हमारा व्हीकल जो है वो क्रॉस सेक्शन 2-2 से एग्जिट कर गया है या नहीं कर गया है, हम ये इंश्योर करते हैं। क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर कुछ डिस्टेंस दूर है, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? तो ये पता लगाने के लिए आपने क्या कर रखा है, ये पता लगाने के लिए आपने मिरर प्रोवाइड कर रखा था। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो यार, अच्छे से पढ़ाई करो। हाँ, एक बहुत बढ़िया लाइन आज सुबह मैंने पढ़ी, तुम लोग के साथ भी शेयर कर देता हूँ कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, अगर हौसला हो तो फासला क्या है। हम्म, समझ रहे हो बात? अगर हौसला है आपके अंदर जीत का, मेहनत करने का, कोशिश करने का, एफर्ट करने का, तो फिर कोई फासला भी नहीं है। मनी शंकर का रिप्लाई दीजिए सर। कहाँ है मनी शंकर, बताइए भाई, कहाँ है मनी शंकर, बताइए क्या डाउट है। ठीक है सर, वो अपन क्या पूछ रहे हैं ये, वहीं पे यूज़ करेंगे ना जहाँ पर रडार स्पीड टेस्ट नहीं लगता। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, कोई भी मेथड कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कल मैंने कई बार इस बात को रिपीट किया था, इस बात को कई बार रिपीट किया था कि एवरी मेथड हैज़ देयर ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। समझ रहे हैं? तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। प्रिपरेशन डाउट है सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं, बेटा इसको अलग से डिस्कस कर लेना। देखो अब इंडिविजुअल बहुत सारे लोग के अपने अपने डाउट्स हैं, बहुत सारे अपने अपनी अपनी क्वेरीज हैं, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो फिर हम लोग एक एक डाउट कुछ मिस भी हो जाते हैं, तो कभी अलग से भी पूछ सकते हो, ग्रुप में टेलीग्राम में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक इंडिविजुअल, अब जैसे वही वाली बात है ना कि सर 100 लोगों को मान लीजिए कोई दिक्कत है, अब डॉक्टर के पास 100 लोग एक साथ जाकर बताएं, तो डॉक्टर के लिए भी समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सबके अलग अलग जनरल डाउट है, सबके अलग अलग जनरल क्वेरी है। ठीक है सर, राडार स्पीड मीटर आंसर क्यों नहीं है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा बेटा, ऐसे ऐसे कमेंट नहीं कर पाऊंगा मैं। क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, और अगर बेस्ट मेथड पूछा गया है और आंसर ये दे रखा है उन्होंने कि बेस्ट मेथड है मिरर बॉक्स और इनोस्कोप मेथड, तो बेस्ट है किस सेंस में, कॉस्ट वाइज बेस्ट है। समझो बात को, तो मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, किस सेंस में आंसर पूछा गया है। तो राडार स्पीड मीटर की कॉस्ट क्या थी, ज़्यादा थी। अगर हम कॉस्ट वाइज कंपेयर करें तो राडार स्पीड मीटर से भी अच्छे मेथड हमारे पास हैं, सस्ते मेथड अवेलेबल हैं। बता दिया बेटा, जून से स्टार्ट किया, सफिशिएंट टाइम में कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स पे बात कर लेंगे, शॉर्ट नोट्स पे बात कर लेंगे। देखो शॉर्ट नोट्स के लिए बात कर ही लेते, डेली तुम लोग का शॉर्ट नोट्स का एक प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, तो कई बार हो सकता है कि उसी सेंस में आंसर आपको दिया गया हो बुक में। अनंत राहुल, ठीक है, तो मैं आपको केवल उसका लॉजिक बता रहा हूं कि अगर आप बोल रहे हैं कि राडार गन मेथड के कंपैरिजन में हमारा, राडार गन मेथड के कंपैरिजन में हमारा मिरर बॉक्स और इनोस्कोप मेथड बेस्ट है, तो व्हाट शुड बी द रीजन दैट आई हैव डिस्कस्ड। तो समटाइम्स कुछ ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं लिखा होता है, तो कुछ चीज़ें हमें खुद से समझ के मार्क करना होता आंसर। और जनरली ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं ईएससी में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में। इस तरीके क्वेश्चन आएंगे कि ना वो क्लियरली लिखेंगे कि किस सेंस में पूछना चाह रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, कई बार ईएससी में ऐसा होता है कि 4 में से चारों ऑप्शन गलत हैं। कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि एक्यूरेट हो, 100% सही हो, एग्जैक्ट हो। तो उस समय किस ऑप्शन को मार्क करें कि हमें नंबर मिल जाए जो कम गलत हो, ऐसा भी होता है।
अगर आप ईएससी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो कई बार ऐसा देखेंगे कि उन 4 गिवन ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो एक आंसर तो सही होगा ही होगा। कौन सा आंसर सही होगा? जो सबसे कम गलत है। सिमिलरली ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन सही हैं, चारों ऑप्शन आपके क्वेश्चन से रिलेटेबल हैं, चारों ऑप्शंस जो हैं वो गेट से रिलेटेबल हैं, आपके क्वेश्चन से रिलेटेबल हैं। तो उस केस में जो सबसे बेस्ट आंसर है, जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ कभी कभी हम लोगों को इसको भी चलाना पड़ जाता है। तो हर तरीके के सवाल आ जाते हैं, तो अब उससे परेशान नहीं होना है। हमने हर मेथड पढ़ लिया, उसका बेसिक पढ़ लिया, कंसेप्ट पढ़ लिया, उस पर फोकस करो। अब कई बार क्या होता है, ये भी मैं, अब बच्चे क्या करते हैं, पीवाईक्यू लगाते हैं। हाँ, अब कई बार पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हैं, अब किसी बुक को फॉलो कर रहे हैं। यार हर बुक में कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, कोई भी बुक हो, तभी तो बुक को टाइम टू टाइम रिवाइज भी तो किया जाता है। यस और नो? अब मान लीजिए किसी का आंसर बी दे दिया गया, अब बच्चे को अपने कंसेप्ट पे इतना भी भरोसा नहीं है कि अगर उसका आंसर सी आ रहा था और उसने आंसर देखा बुक में दिया गया बी, तो अब वो क्या करेगा, अपने कंसेप्ट को ही मॉडिफाई कर लेगा। वो अपने कंसेप्ट को ही मॉडिफाई कर लेगा। हो जाती है, बहुत प्रैक्टिकल सी बात है। उसे अपने कंसेप्ट पे यकीन नहीं कि नहीं नहीं आंसर सी होगा लॉजिकली कंसेप्चुअली, वो अपना एक नया कंसेप्ट बना लेगा कि अगर सवाल में ऐसे पूछा गया है तो फिर इसका आंसर ये होता है। कितनी गलत बात है, समझ रहे हो? तो जस्ट फोकस, और आपको अपने कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने कंसेप्ट पे। तो ऐसा बहुत प्रैक्टिकल है, ऐसा बहुत प्रैक्टिकल है, तो इन चीजों को भी आपको समझना भी है। नहीं कि एक बुक में कहीं मान लो आंसर उसका बी दे दिया गया है, हमने नोट बना के उसको लिख लिया कि भाई अलग तरीके का ही कंसेप्ट डेवलप कर लिया। हैव यू गॉट माई पॉइंट? तो ये सब चीजें बहुत नॉर्मल हैं, और ये थोड़ी सी बेसिक एक्सपेक्टेशन है बीइंग ए गेट एस्पिरेंट। अब एक बहुत छोटा बच्चा तैयारी कर रहा हो तो दिक्कत आ सकती है कि हो सकता है वो इन चीजों को ना समझ पाए, बट इस लेवल पे आपकी ये मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आप इस बात को समझें कि देयर में भी सम प्रिंटिंग एरर, देयर में भी सम ह्यूमन एरर। अब कई बार ऐसा होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो, कि मैं आपको बोल रहा हूँ, अब कई बार क्या है, अभी स्क्रीन पे आपके कमेंट चलते हैं, अब मुझे कमेंट पे भी फोकस करना है, तो कई बार होता है ना कि बोलते कुछ और हैं, लिख कुछ और देते हैं। मान लो कुछ सही नंबर बोल दिया, गलत लिख दिया, यस और नो, या गलत बोल दिया सही लिख दिया। तो ये सब चीजें यू कैन कंसीडर, इसको आप बाय डिफॉल्ट कंसीडर कर सकते हैं कि भाई ये क्या ह्यूमन एरर है। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि आपसे बोला इसका आंसर निकालो, आंसर बोल रहे हैं सही, कंसेप्ट बता दिया सही, और लिख कुछ और दिया। अब उसमें परेशान नहीं हो जाना, अरे सर आपने बोला तो ये लिख ये दिया, इसका मतलब ये आंसर आएगा, यही कंसेप्ट है क्या? हाँ, तो आई होप नाउ यू गॉट द पॉइंट। और ये सभी के साथ ऐसा हो जाता है, इसको टेक्निकली बोलते हैं ह्यूमन एरर। हम लोगों की पूरी कोशिश रहती, सबकी पूरी ये कोशिश है कि कंप्लीटली हम लोग ह्यूमन एरर को एलिमिनेट करें, बट प्रैक्टिकली आप भी इस बात को समझ सकते हैं कुछ बहुत ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। यस और नो? बिकॉज वी हैव टू फोकस मल्टीपल, डाइवर्स है थोड़ा सा, पढ़ाना भी है, लिखना भी है, बताना भी है, कमेंट भी दिखना है, कमेंट भी देखना है, एक्सप्लेन भी करना है, एक फ्लो भी मेंटेन रखना है कि कंसेप्ट को किस तरीके से आप तक पहुंचाया जाए कि आप उसको एक एक स्टेप में सीख पाए, है ना? तो कई बार ह्यूमन एरर हो जाती है, तो उसमें इतना परेशान मत हुआ करो। तो थोड़ी सी ग्रो हो जाओ अब, ठीक है बेटा? वो एग्जाम है, वही तो चेक किया जा रहा है, वही तो चेक किया जा रहा है। चलें, चलिए आगे बात करते हैं, शॉर्ट नोट्स का कहीं डिस्कशन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो कल हम लोगों ने बात करा था स्पॉट स्पीड स्टडी का। स्पॉट स्पीड स्टडी होता क्या है, उसको मेजर कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और स्पॉट स्पीड के डेटा की हेल्प से हम कैसे मॉडल स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम डिजाइन स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको आपने 98th परसेंटाइल स्पीड बोला, कैसे हम अपर सेफ स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज द 85th परसेंटाइल स्पीड। मीडियन स्पीड के बारे में हम लोगों ने बातचीत करी, और अगला था हमारा सेफ लोअर स्पीड, दैट वाज द 15th परसेंटाइल स्पीड। यस, सो हाउ वी कैन फाइंड आउट, इसके बारे में कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया। तो इन शॉर्ट वी कैन से वी हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द स्पॉट स्पीड स्टडी। स्पॉट स्पीड स्टडी के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली थी। अगला आज जो डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं स्पीड एंड डिले स्टडी। जरा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसी स्पॉट स्पीड ट्रैफिक स्पीड स्टडी का ही दूसरी स्टडी सब पार्ट आप बोल सकते हैं, दैट इज द स्पीड एंड डिले स्टडी। दैट इज द स्पीड एंड डिले स्टडी। अब जरा ध्यान से समझना, जैसा हम लोग अब तक बात करते आए हैं कि हर स्टडी का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। हर स्टडी का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, यस और नो। कोई मुझे बताएगा क्या कि स्पीड एंड डिले स्टडी का क्या ऑब्जेक्टिव होगा? व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्पीड एंड डिले स्टडी? कॉमन सेंस की बात है कि सर हम यहाँ पर दो पैरामीटर के बारे में बात करेंगे, एक तो है स्पीड और दूसरा है डिले। एक तो है स्पीड और दूसरा है डिले। सर स्पीड तो अभी आपने पिछले स्टडी में मेजर करी थी, वो थी। अब इसको एक बात को समझो। फॉर एग्जाम्पल इस रोड पे ये व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, व्हीकल नंबर 1, व्हीकल नंबर 2 एंड लेट्स से व्हीकल नंबर 3। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस रोड पे इन तीनों व्हीकल के स्पीड अलग अलग हो सकती है प्रैक्टिकली? बोलो, बताओ भाई। बिल्कुल हो सकती है। मान लो ये व्हीकल है 50 की स्पीड से मूव कर रहा है, ये 55 से मूव कर रहा है, ये 45 से मूव कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है? कल जो बेटा आपने पढ़ा था उसमें आपने हर व्हीकल के इंडिविजुअल स्पीड को मेजर करने का तरीका देखा था, जिसको आपने बोला था स्पॉट स्पीड। दैट वाज द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एनी व्हीकल। वो आपके किसी भी व्हीकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड थी। लेकिन जब आप किसी भी रोड पे ट्रैफिक के मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको नहीं लगेगा एक वहां पे ट्रैफिक का लगातार फ्लो हो रहा है। बोलो, ट्रैफिक फ्लो है क्या? ट्रैफिक फ्लो है क्या? आप किसी भी रोड को देखिए, जैसे मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा कि रात का सीन होता है, लाइटें दिख रही होती हैं और एकदम से पूरा ट्रैफिक फ्लो कर रहा होता है। देखा ना सीन? कहीं ना कहीं आपने जरूर अब देखा होगा, प्रैक्टिकली भी देखा होगा। तो अगर सारे व्हीकल्स को हम लोग कंसीडर कर लें, अगर सारे व्हीकल्स को कंसीडर कर लेते हैं तो वो हो जाता उस रोड का ट्रैफिक, और पूरा का पूरा ट्रैफिक भी तो किसी ना किसी स्पीड से मूव कर रहा होगा। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? तो एक व्हीकल की इंडिविजुअल स्पीड, और पूरे ट्रैफिक की स्पीड, इन दोनों टर्म में फर्क है। इन दोनों टर्म में फर्क है, मानते हो कि नहीं? अभी मैंने एक्सप्लेन किया क्या फर्क है। अब जब आपका ट्रैफिक मूव करता है तो उस ट्रैफिक में मान लीजिए फॉर एग्जांपल कहीं पे सिग्नल है, या किसी और रीजन से किसी भी वजह का कोई भी डिले हो रहा है, तो अब उससे पूरे ट्रैफिक को डिले होता है। तो अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस स्पीड एंड डिले स्टडी में ये जो दो पैरामीटर आपने लिखे हैं, स्पीड एंड डिले, ये दोनों ही पैरामीटर बेटा किसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, किसके टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं? ऑल दीज पैरामीटर्स आर रिलेटेड टू द ट्रैफिक। अब मैं ट्रैफिक की स्पीड को मेजर करना चाह रहा हूं
और अब मैं ट्रैफिक के डिले को मेजर करना चाह रहा हूं। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी। इस स्टडी का ये ऑब्जेक्टिव है। बात सभी को समझ में आ गई हो तो बता दो। अभी तक मैंने आपसे सिर्फ ये डिस्कस किया है कि इस स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है। बात सभी को अगर अच्छे से क्लियर हो गई हो कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पीड एंड डिले स्टडी, तो आप कंफर्म कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए साहब, ऑब्जेक्टिव पता चल गया। अगर तुम्हें याद हो, कल हम लोगों ने दो स्पीड की बात करी थी। एक हमारी थी रनिंग स्पीड, याद है? कल हम लोगों ने दो तरीके की स्पीड की बात करी थी। एक थी हमारी रनिंग स्पीड और एक थी हमारी ओवरऑल या फिर जर्नी स्पीड। रनिंग स्पीड में आपने एक्सक्लूड कर दिया था, रनिंग स्पीड में आपने एक्सक्लूड कर दिया था डिले का टाइम। और अगर आप ओवरऑल स्पीड की बात कर रहे थे तो इसमें आपने क्या कर दिया था, इसको आपने कैलकुलेट किया था टाइम, और उस टाइम में आपने डिले को क्या कर रखा था, कंसीडर कर रखा था, इंक्लूड कर रखा था। ये सभी को याद होगा। रनिंग स्पीड, रनिंग ओवरऑल स्पीड, रनिंग टाइम या फिर ओवरऑल टाइम, ये सारी बातें सबको अच्छे से याद है। चलिए साहब, इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अगला गेम आता है कि सर अब हम इस ट्रैफिक की स्पीड को और ट्रैफिक के डिले को मेजर कैसे कर सकते हैं। इसके लिए क्या हमारे पास कोई मेथड है क्या? और अगर मेथड है सर तो बताइए कौन सा मेथड है। तो स्पीड एंड डिले स्टडी का ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और ये बेसिक टर्म यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब स्पीड एंड डिले स्टडी में हम लोग यहाँ पर एक मेथड की बात करने वाले हैं जिसको बोलते हैं फ्लोटिंग कार और राइडिंग चेक मेथड। समझो जरा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खतरनाक मेथड है। दोनों बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही खतरनाक है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सिंपल सा फंडा है। 1 मिनट तो मैंने बहुत बोल दिया। 10-20 सेकंड के लिए भी अगर आपका ध्यान डिस्कशन से भटका, कंसेप्ट गया, ये इस मेथड के साथ समस्या है। इस मेथड को समझने के लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, तब आप इसको प्रैक्टिकली समझ पाएंगे और फील भी कर पाएंगे। और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अभी जब इस मेथड को हम लोग कंप्लीट करेंगे तो आपको ये बात समझ में भी आ जाएगी, क्योंकि कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अब मान लो कोई मूवी देखने गए हो जिसमें दो ही कैरेक्टर हैं, एक हीरो एक विलन, खेल खत्म। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना, दो कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर पे पूरी मूवी बेस्ड है। लेकिन अब अगर आप कोई एक मूवी देख रहे हैं जिसमें से 20 कैरेक्टर और सबका मेजर रोल है, तो भैया उसमें दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा ना। क्या बोलते हो? अगर 20 कैरेक्टर हैं और सबका इंपॉर्टेंट रोल है, तो आपको ज्यादा फोकस होके ज्यादा ध्यान के साथ उस मूवी को देखना पड़ेगा ना। अगर कोई भी एक कैरेक्टर का कुछ मिस कर दिया आपने तो कनेक्टिविटी खत्म, है ना? तो कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, फिर दिक्कत आ जाएगी। तो वही वाली कहानी यहाँ पर है कि यहाँ पर ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर टर्म बहुत ज्यादा है। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहली बात ये समझ लेते हैं कि जो फ्लोटिंग कार और राइडिंग चेक मेथड है, क्या ये मेथड हर जगह अप्लीकेबल है? नहीं। क्या ये मेथड जो है सर, ये हर जगह अप्लीकेबल है? नहीं। ये जो आप मेथड देख पा रहे हैं, फ्लोटिंग कार और राइडिंग चेक मेथड, ये मेथड अप्लीकेबल है एक रोड के लिए जो कैसी है, एक 2 लेन की रोड है और जिसमें ट्रैफिक कैसा है, 2 वे है। दिस मेथड इज अप्लीकेबल फॉर द 2 लेन रोड विद 2 वे ट्रैफिक। एक एक पॉइंट बेटा ध्यान से सुनना। ये मेथड हम तभी यूज करेंगे ट्रैफिक की स्पीड को और ट्रैफिक के डिले को मेजर करने के लिए, जब हमारी रोड जो है वो 2 लेन की रोड है और 2 वे ट्रैफिक है। बहुत बढ़िया। इंडिया में हम लोग बाई लेन को, लेफ्ट, इन इंडिया वी आर फॉलोइंग द लेफ्ट लेन फॉर द मूवमेंट। ये बात तो सभी को पता है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, डायरेक्शन वाइज में लिख दूं तो इसको मैं बोल सकता हूं कि ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी
और ये साउथ डायरेक्शन होगी। कैन आई रिप्रेजेंट द डायरेक्शन लाइक दिस? कैन आई रिप्रेजेंट द डायरेक्शन लाइक दिस कि ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, साउथ डायरेक्शन हो गई। अब इस रोड पे ट्रैफिक का मूवमेंट कैसे हो रहा होगा ये भी आपको समझना है। तो भैया इस रोड पे ट्रैफिक है, कुछ ट्रैफिक होगा जो नॉर्थ से साउथ आ रहा होगा और कुछ ट्रैफिक है जो साउथ से नॉर्थ मूव कर रहा होगा। बिकॉज दिस लेन रोड इज द टू लेन रोड हैविंग द टू वे ट्रैफिक। तो अब आप देख सकते हैं दोनों लेन पे ट्रैफिक है और अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैफिक मूव कर रहा है। कोई दिक्कत यहां तक कहानी में? यहां तक की स्टोरी में किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि भैया ये लाइन डॉटेड है, ये लाइन डॉटेड है, इसका मतलब क्या है? दोनों डायरेक्शन के ट्रैफिक एक दूसरे को इंटरफेयर भी कर रहे होंगे। दोनों डायरेक्शन के ट्रैफिक इस यहाँ पर रोड पे एक दूसरे को इंटरफेयर भी कर रहे होंगे, इनका इंटरेक्शन भी हो रहा होगा। सर क्यों इंटरेक्शन होगा? याद करो ओएसडी, याद करो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक टू लेन की रोड है जहां पर टू वे ट्रैफिक है, तो अगर ओवरटेकिंग ऑपरेशन होगा तो जाहिर सी बात है कुछ समय के लिए आपको दूसरी लेन पे जाना पड़ रहा था। याद आया? तो क्या मैं बोल सकता हूं जिस समय आप अपने अपोजिट लेन पे मूव कर रहे हैं उस समय आपका इंटरेक्शन हो रहा है अपोजिट ट्रैफिक से? उस समय आपका इंटरेक्शन हो रहा है अपोजिट ट्रैफिक से। तो ये इस पूरे मूवमेंट के दौरान मैं ये बोल सकता हूं कि ट्रैफिक, अलग अलग डायरेक्शन का जो ट्रैफिक है वो एक दूसरे को अफेक्ट भी कर रहा है, इंटरेक्ट भी कर रहा है, इनका इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए ये भी समझ गए। अब इस मेथड में हम लोग करते क्या हैं? कुछ नहीं करना है, हम अपनी एक स्टडी लेंथ ले लेते हैं। हमने कोई एक रोड का पोर्शन कंसीडर कर लिया जिसको फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ये क्रॉस सेक्शन हो गया, ये क्रॉस सेक्शन हो गया 1-1 और ये क्रॉस सेक्शन हो गया 2-2 और ये लेंथ हमने मेजर कर ली। मान लो ये स्टडी लेंथ है, कितनी है? L किलोमीटर। कोई भी स्टडी लेंथ आप मार्क कर लीजिए बिटवीन द टू क्रॉस सेक्शन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। L किलोमीटर पे लेंथ पे, रोड लेंथ पे आप ये स्टडी करना चाह रहे हैं। क्या स्टडी करना चाह रहे हैं? स्पीड एंड डिले स्टडी करना चाह रहे हैं। तो स्पीड एंड डिले स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्रैफिक की स्पीड और ट्रैफिक के डिले को मेजर करना चाह रहे हैं। ट्रैफिक की स्पीड और ट्रैफिक के डिले को मेजर करना चाह रहे हैं। किस मेथड की हेल्प से मेजर करना चाह रहे हैं? तो आपने बोला सर फ्लोटिंग कार और राइडिंग चेक मेथड की हेल्प से हम यहाँ पर स्पीड और डिले को मेजर करना चाह रहे हैं। बचपन में हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद है? वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन द टाइम। और अगर हम स्पीड की बात करें तो हमारे पास दो तरीके की स्पीड है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। अगर हम स्पीड की बात करें तो हमारे पास एक है रनिंग स्पीड, एक है रनिंग स्पीड और एक है हमारे पास ओवरऑल या फिर जर्नी स्पीड। एक है रनिंग स्पीड और दूसरी है हमारे पास ओवरऑल या फिर जर्नी स्पीड। तो अगर हम, अब डिस्टेंस तो फिक्स हो गई, ये डिस्टेंस हमने कितनी फिक्स कर दी? L फिक्स कर दी, प्रॉब्लम खत्म। ये L हमारे लिए नोन पैरामीटर है या अननोन पैरामीटर है? बताओ। ये L हमारे लिए नोन पैरामीटर है या अननोन पैरामीटर है? बताओ। नोन पैरामीटर है। तो हमने ही दो क्रॉस सेक्शन मार्क किए ना, क्रॉस सेक्शन 1-1 एंड क्रॉस सेक्शन 2-2। उनके बीच की कितनी डिस्टेंस है ये हमें पता होगी इस स्टडी के दौरान, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब डिस्टेंस कितनी है पता चल गया। टाइम भी तो हम दो तरीके के मेजर कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि किसी भी तरीके से मैं इस स्टडी की हेल्प से ये ओवरऑल टाइम और अगर रनिंग टाइम को मेजर कर लूं कि हमारे ट्रैफिक को मूव करने में, इस L डिस्टेंस को कवर करने में ओवरऑल टाइम कितना लग रहा है या फिर हमारे ट्रैफिक को मूव करने में रनिंग टाइम कितना लग रहा है, तो तुम्हें नहीं लगता है कि अब
इस डिस्टेंस और इन टाइम की हेल्प से हम बहुत आसानी से अपने ट्रैफिक की रनिंग स्पीड और ओवरऑल स्पीड पे कमेंट कर सकते हैं। बताओ भाई, अभी तक ये मेथड शुरू नहीं हुआ है, माहौल सेट हो रहा है बस। अभी तक इस मेथड के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा हम लोगों ने, पूरा केवल कनेक्टिविटी बनाई जा रही है, चल रही स्टोरी एकदम कनेक्टेड है। बताओ भाई, स्टोरी अब तक की जो स्टोरी है वो कनेक्टेड है, कोई तकलीफ तो नहीं किसी को। अब समस्या ये है कि ट्रैफिक है क्या? अरे हम और आप ही तो ट्रैफिक हैं। यस और नो, हम और आप मिलके ही तो ट्रैफिक बना रहे हैं। कोई एक व्हीकल हो जिसकी स्पीड मेजर करना हो, कोई एक व्हीकल हो जिसका डिले मेजर करना हो, ये तो बहुत आसान है। लेकिन एक ओवरऑल ट्रैफिक का कैसे मेजर करें और कितना एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे, ये तो भाई कमेंट करना बड़ा मुश्किल है। ये तो कमेंट करना बड़ा मुश्किल है। अब ये तो है, कोई ना कोई तो मेथड होगा, अब चलो अप्रोक्सीमेट ही सही, कोई ना कोई मेथड तो आपको डेवलप करना पड़ेगा ना, जिससे आप ट्रैफिक की लगभग कुछ स्पीड बता पाए, लगभग कुछ डिले बता पाए। तो हमारी कोशिश वही है। अब इस कोशिश को पूरा करने के लिए हम लोग लेते हैं एक प्यारा सा टेस्ट व्हीकल। इस कोशिश को पूरा करने के लिए हम लोग प्यारा सा लेते हैं एक टेस्ट व्हीकल। और टेस्ट व्हीकल को पहले हम लोगों ने कहा गलत बना दिया भाई। टेस्ट व्हीकल को पहले हम लोगों ने कहाँ पर खड़ा किया? टेस्ट व्हीकल को हम लोगों ने खड़ा किया, पहले हम लोग टेस्ट व्हीकल का चलो मूवमेंट करा देते हैं नॉर्थ से साउथ। ये ट्रैफिक का ही पार्ट रहने वाला है। एक टेस्ट व्हीकल लिया, इस टेस्ट व्हीकल के अंदर बेटा बिठाया जाता है 4 ऑब्जर्वर को। ये भी हम जानते हैं कि जब कभी भी हम कोई स्टडी करेंगे तो हमें अल्टीमेटली डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। बिना डेटा के तो कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते हैं ना, कोई भी स्टडी होगी तो डेटा तो लाओ। डेटा कौन कलेक्ट करेगा? अब इसमें इस स्टडी में आपको लगेंगे टोटल 4 ऑब्जर्वर। अब यहां से खेल शुरू होता है। अब इन 4 ऑब्जर्वर को इस गाड़ी में बैठाने के पहले ही इनको इनकी जिम्मेदारियां समझा दी जाती हैं। समझ रहे हो बात को? ये घूमने पिकनिक मनाने नहीं जा रहे हैं, इनको बता दिया गया है कि आपको क्या करना है, क्या डेटा ऑब्जर्व करना है, ये इनको बता दिया गया है। और ये बात आपको भी पता होनी चाहिए। एक एक करके स्टार्ट करते हैं, पहले ध्यान से सुनो, सब लिखा हुआ है, सब नोट्स में है, चिंता मत करना। सब लिखा हुआ है, नोट्स में है, बट पहले यहां पर दिमाग में पहुंचाने की कोशिश करो। पहले ऑब्जर्वर को ये जिम्मेदारी दी गई है कि भैया तुम्हारे पास एक रहेगी बढ़िया से स्टॉप वॉच। सब कुछ अब ट्रैफिक की बात हो रही है। सिमरन कल आपने शायद क्लास मिस करी है, आप बता रहे हैं, तो कल वाली क्लास अटेंड कर लेना। वैसे मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया कि अभी जितनी भी बातें हो रही हैं इस स्टडी में वो ट्रैफिक के टर्म्स में हो रही हैं। ठीक है बेटा? अभी जस्ट कई बार मेंशन किया, स्टार्टिंग में ही मेंशन किया कि इस स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस टेस्ट व्हीकल में आपने 4 ऑब्जर्वर बिठाए हैं। पहले ऑब्जर्वर को आपने जिम्मेदारी दी गई है कि जब कभी भी ये टेस्ट व्हीकल हमारा मूव करना स्टार्ट करेगा, तो फॉर एग्जांपल नॉर्थ से साउथ जाने में कितना टाइम लगा, साउथ से नॉर्थ आने में कितना टाइम लगा, ये जितना भी टाइम का डेटा है ये आपको मेजर करना भाई। नॉर्थ में एंट्री करी, क्रॉस सेक्शन 1-1 से मूवमेंट स्टार्ट किया, 2-2 तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। जब हमारा टेस्ट व्हीकल 2-2 पे आया तो यहाँ से लेगा एक यू टर्न, और फिर अब यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होगा साउथ से नॉर्थ, वो कितना टाइम लगा, ये जिम्मेदारी दी गई है पहले ऑब्जर्वर को। तो इनके पास वॉच रहेगी, कोई खास इनका कोई दिक्कत वाला काम है नहीं, ये अपना चुपचाप उसको मेजर करते देखते रहेंगे कि भाई नॉर्थ में क्रॉस सेक्शन 1-1 में कब एंटर किया था, कब साउथ में पहुंचे, साउथ में कब एंटर किया, कब नॉर्थ में पहुंचे। पहला ऑब्जर्वर ये काम कर लेगा आराम से। पहले ऑब्जर्वर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है? वॉट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जर्वर? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन।
चलिए बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ गई है। दूसरे ऑब्जर्वर को बोला गया कि भाई तुम्हारा काम है डिले से रिलेटेड। ऑल द पैरामीटर्स रिलेटेड टू द डिले विल बी टेकन केयर बाय द सेकंड ऑब्जर्वर। सेकंड ऑब्जर्वर को आपने काम दिया है कि अगर जब ये टेस्ट व्हीकल हमारा इस ट्रैफिक का हिस्सा होगा, जब वो इस ट्रैफिक पे मूव कर रहा होगा, तो अगर कहीं पे भी कोई भी डिले होता है तो वो डिले मेजर करना है आपको। तो अब डिले के कौन कौन से पैरामीटर पे आप इंटरेस्टेड हैं? जैसे कहीं पे अगर डिले हुआ तो उसका ड्यूरेशन कितना था, कितनी देर का डिले हुआ, उसका रीजन क्या था, किस वजह से वहां पे डिले हो रहा है, उसकी लोकेशन क्या थी, कहाँ पर ये डिले हुआ। ये सारा काम जो है ये थर्ड सेकंड ऑब्जर्वर को नोट करना है। ये सारा काम जो है रिलेटेड टू द डिले, ये नोट करने की जिम्मेदारी है आपके सेकंड ऑब्जर्वर की। हो जाएगा। देख लो जरा, दो ऑब्जर्वर तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। अभी कहानी लंबी चलेगी भाई, अभी कहानी लंबी चलेगी। जस्ट अ मिनट। ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी समझ गए, अब बात करते हैं तीसरे ऑब्जर्वर की। अब समझने की कोशिश करते हैं कि तीसरे ऑब्जर्वर का क्या रोल है। देखो, जब कभी आपका टेस्ट व्हीकल नॉर्थ से साउथ आ रहा होगा या साउथ से नॉर्थ जा रहा होगा, तो यहाँ पर ट्रैफिक में केवल टेस्ट व्हीकल तो है नहीं, और भी तो व्हीकल होंगे। क्योंकि यहाँ पर आप किसी एक इंडिविजुअल व्हीकल की बात तो कर नहीं रहे हैं भाई, नॉर्थ से साउथ जाने वाले बहुत सारे व्हीकल होंगे। सिमिलरली साउथ से नॉर्थ जाने वाले भी बहुत सारे व्हीकल होंगे। केवल इस रोड पे टेस्ट व्हीकल तो है नहीं, केवल इस रोड पे टेस्ट व्हीकल तो मूव कर नहीं रहा है। यस और नो? और भाई जब नॉर्थ से साउथ जाने वाले बहुत सारे व्हीकल हैं, साउथ से नॉर्थ जाने वाले बहुत सारे व्हीकल हैं, तो क्या आपको लगता है कि प्रैक्टिकली सभी व्हीकल एक ही स्पीड से मूव कर रहे होंगे? बताओ। मतलब क्या आप ये बोल सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ जाने वाले सभी व्हीकल की स्पीड सेम होगी? ऐसा तो नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगर नॉर्थ से साउथ जाने वाले सभी व्हीकल की स्पीड सेम नहीं है, व्हीकल की स्पीड अलग अलग है, इसका मतलब ओवरटेकिंग का भी खेल होगा। इसका मतलब ओवरटेकिंग का भी खेल होगा। कोई ना कोई तो ओवरटेक कर रहा होगा ना, स्पीड अगर कम ज्यादा है। तो तीसरे ऑब्जर्वर को आपने क्या काम दिया कि भाई कितने व्हीकल हैं जो कि हमारे टेस्ट व्हीकल को ओवरटेक कर रहे हैं, नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकिंग द टेस्ट व्हीकल। और ऐसा थोड़ा कि टेस्ट व्हीकल किसी को ओवरटेक नहीं करेगा। जिन व्हीकल की स्पीड टेस्ट व्हीकल की स्पीड से कम होगी तो उनको हमारा टेस्ट व्हीकल ओवरटेक करेगा। दो बातें हैं, कुछ ऐसे व्हीकल हैं जो आपके टेस्ट व्हीकल को ओवरटेक कर रहे हैं, और कुछ ऐसे व्हीकल हैं जिनको आपका टेस्ट व्हीकल ओवरटेक कर रहा है। तो नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकिंग द टेस्ट व्हीकल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकन बाय द टेस्ट व्हीकल, number of vehicle overtaking the test vehicle and the number of vehicle overtaken by the test vehicle will be measured by third observer। तीसरे ऑब्जर्वर को साहब आपने ये जिम्मेदारी दी है कि जैसे हम अगर नॉर्थ से साउथ मूव कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि भैया कितने व्हीकल हैं जो हमारे
टेस्ट व्हीकल को ओवरटेक करके आगे जा रहे हैं, और कितने ऐसे व्हीकल हैं जिनको हमारा टेस्ट व्हीकल ओवरटेक कर रहा है। थर्ड ऑब्जर्वर का रोल क्लियर है? थर्ड ऑब्जर्वर का रोल क्लियर है मेरे लाल, बोलो। और चौथे ऑब्जर्वर को आपने जिम्मेदारी दी कि नंबर ऑफ व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट लेन। अपोजिट लेन में ट्रैफिक के क्या हालात हैं। जैसे अगर मैं नॉर्थ से साउथ टेस्ट व्हीकल में मूव कर रहा हूं, तो साउथ से नॉर्थ भी तो ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा होगा। क्या बोलते हो? अगर मैं साउथ से नॉर्थ मूव कर रहा हूं टेस्ट व्हीकल में, तो कुछ ट्रैफिक नॉर्थ से साउथ भी तो आ रहा होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन के ट्रैफिक का डेटा कलेक्ट करने की जिम्मेदारी दे दिया आपने फोर्थ ऑब्जर्वर को। अपोजिट डायरेक्शन के ट्रैफिक को डेटा को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी दे दी है आपने फोर्थ ऑब्जर्वर को। ये तो इनकी हुई ड्यूटीज। अभी तक जो हमारा मेन मकसद था कि हमें ट्रैफिक की स्पीड पता चले, हमें ट्रैफिक का डिले पता चले, ऐसा कुछ भी पता नहीं चला है। लेकिन टेस्ट व्हीकल की हेल्प से हमने कुछ डेटा जरूर कलेक्ट कर लिया है। अब देखना, एक बात समझना, अगर इस रोड पे टेस्ट व्हीकल के अलावा कोई और नहीं होता, अगर इस टेस्ट व्हीकल के अलावा इस रोड पे कोई और व्हीकल नहीं होता, तो क्या हम बोल सकते थे कि जो टेस्ट व्हीकल की स्पीड है वही ट्रैफिक की स्पीड है? बताओ। अगर इस टेस्ट व्हीकल के अलावा और कोई व्हीकल नहीं है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो इस टेस्ट व्हीकल को डिले का फेस हुआ है किसी भी वजह से, उतना ही डिले ट्रैफिक का है? बट खेल ये है कि अब यहां पर हमारा टेस्ट व्हीकल अकेला नहीं है। हाँ, लेकिन अब इस मेथड की हेल्प से और ये टेस्ट व्हीकल की हेल्प से जो हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया है, इस डेटा की हेल्प से हम ट्रैफिक के स्पीड के इस ट्रैफिक के स्पीड में थोड़ा बहुत कमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं साहब, उसको समझिए। उसके लिए अभी के लिए आपको पता होने चाहिए दो फॉर्मूले। तो पहला फॉर्मूला है टी बार इज इक्वल टू टी डब्ल्यू माइनस एन वाई अपॉन क्यू। देख रहे हो क्यों कहा था ध्यान से सुनना? क्यों कहा था ध्यान से सुनना, याद आया? और गारंटी दे रहा हूं मैं, जिनका भी ध्यान 10-20 सेकंड के लिए दाएं बाएं हुआ है, वो अभी चैट बॉक्स में बेचैन होने वाले हैं, ये भी मैं बता दे रहा हूं। और जबकि स्टार्टिंग में ही वार्न कर दिया था कि बिल्कुल भैया कंसंट्रेशन लूज मत करना, क्योंकि करेक्टर बहुत ज्यादा है। बताया था कि नहीं बताया था? अब अभी पूछेंगे कुछ कि सर डिले कहाँ से पता चल गया, तब उनको नहीं याद आएगा कि डिले को मेजर करने के लिए दूसरा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। ठीक है, अभी कुछ पूछेंगे सर ये ओवरटेकिंग वाला व्हीकल कौन बता देगा, है ना? तो अब उसका कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज यही है कि लेक्चर को फिर से देख लेना। ठीक है, तो आई हैव वॉर्न, सबको मैंने स्टार्टिंग में ही इंपॉर्टेंस बता दी थी, क्योंकि अभी बहुत सारे टर्म हैं। अभी तो केवल आपने ऑब्जर्वर का रोल समझा, डेटा कलेक्शन का रोल समझा है। ये फॉर्मूला है टी बार इज इक्वल टू टी डब्ल्यू माइनस एन वाई अपॉन क्यू। और एक और लो, क्यू का फॉर्मूला है एन ए प्लस एन वाई अपॉन टी ए प्लस टी डब्ल्यू। इन दो फॉर्मूले को हम लोग यूज करने वाले हैं। इन दो फॉर्मूले को, अरे तुम अभी रंजन देखते जाओ, एक्सपीरियंस है मेरा भाई। ठीक है, देखते जाओ तुम। हम्म, अभी देखते जाओ, तुम भी यही हो मैं भी यही हूँ। पता है हमको। अब ये लोग कुछ और टर्म आ गए। क्यू जो है यहाँ पर है वो है एन ए प्लस एन वाई अपॉन टी ए प्लस टी डब्ल्यू। हाँ सर, क्यू तो फर्स्ट फॉर्मूले से भी आएगा। देखो देखो, बेचैनी शुरू हुई, टी डब्ल्यू एंड एन वाई। हाँ, टी डब्ल्यू, अरे भैया क्यू तब आएगा जब ये सब पता हो। पहले समानता साहब का आंसर दे रहा हूं।
इस फॉर्मूले से क्यू तब आएगा जब ये सब पता हो, है ना। पहले ये तो समझ लो क्या है ये, पहले ये तो समझ लो क्या है। एक इक्वेशन से एक ही अननोन तो आएगा। हाँ देखो टी बार, तालिब साहब, और लिख दो, सब लिख दो, सब लिख दो, एक एक टर्म। चलो टी बार मैं तुम्हें बता दूंगा तालिब, तुम मुझे बता दो। तुमने पूछा है टी बार के बारे में पूछा है, और टी डब्ल्यू और एन वाई के बारे में पूछा है। टी डब्ल्यू एन वाई और टी बार के बारे में पूछा। अच्छा ये तालिब एन ए तुम बता दो क्या है, एन ए क्या है और टी ए क्या है, बता दो बता दो तालिब। जो तुमने पूछे वो मैं सब बता दूंगा, तुम मुझे बता दो ये एन ए और टी ए क्या है। ये तो पता होंगे क्योंकि तुमने पूछे नहीं। टी बार हम बताएंगे, ठीक है। टी बार बताएंगे, एन वाई बताएंगे, जो जो तुमने पूछा सब बताएंगे। एक मेरे लिए बस ये एन ए और टी ए बता दो क्या होता है। बता दो यार, प्लीज प्लीज। पहले वाला जानने के बाद, अच्छा तो पहले वाले में तुम्हें ये सब पता है, अरे क्यों बोल रहे हो, क्यों पता है, तो ये सब पता होगा ना तभी तो क्यों पता चलेगा। मतलब अभी भी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसने क्या खेल खेला है, उसको भी जस्टिफाई कर रहा है। इसे कहते कि सुधार की कोई उम्मीद ही नहीं है सर। इसे कहते कि सर आप सीधे पढ़ो, खड़े होके पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उल्टे खड़े होके भी पढ़ाएंगे ना, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। हम्म। ये है, ये एटीट्यूड जो होता है ना, ये होता है कि हम सुधरेंगे ही नहीं, उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं, उसमें भी बहस करेंगे, उसमें भी स्मार्टनेस दिखाएंगे। हाँ, उसमें भी स्मार्टनेस दिखाएंगे। मतलब उसको भी जस्टिफाई कर रहा, कह रहा सर पहला वाला पता होगा तो दूसरा बताएंगे। तो हम भी पूछ रहे हैं, जब तुम्हें यहाँ पर क्यों पता है, क्यों तुमने पूछा नहीं है, तो ये भी तो पता ही होगा ना फिर। खेलो, खेलते हैं फिर, आओ खेलें। जिन गलियों में अभी तुम घूम के अपने आप को बादशाह समझ रहे हो ना, उन गलियों में कभी हमारे चर्चे हुआ करते थे, समझ रहे हो। चलें आगे। हद कर देते हो यार कभी कभी। हैं? चलें आगे। तो ये सब क्या लिख दिया सर आपने, ये सब क्या लिख दिया आपने। ये टी बार क्या है, टी डब्ल्यू क्या है, एन वाई क्या है, क्यू क्या है। चलिए क्यू थोड़ा बहुत पता भी था, लेकिन यहाँ पे क्यू का खेल ही बदल दिया आपने। हैं? थैंक यू थैंक यू कह रहा, बाकी लाइन बहुत सॉलिड थी। थैंक यू आ जाते, जज्बात थे, लाइन नहीं थी, जज्बात थे। हाँ? नहीं देखो, एक एक थोड़ी बहुत तो हम भी टॉलरेट कर लेते, पता चल जाता है कि चलो बच्चा है, वो खेल रहा है। और ये बात भी अगर उसको समझ में आ जानी चाहिए कि हाँ भाई अभी हम गलत टाइम पे डिस्कशन कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई भी कर रहा है यार। हाँ, तो ये तो गलत बात है ना भाई। चलो, तो भैया अब यही तो समझना है, ये टर्म क्या है, यही तो मेन खेल है। अभी तो केवल आपको ये पता चला कि चार ऑब्जर्वर घर में से गए थे, कुछ डेटा लेके आ गए हैं।
अब यहां पर समझो एक एक करके ये टर्म क्या है। पहले मैं 2 बार एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि एक बार में हो सकता है कुछ लोग को मिस हो जाए। मैं खुद से 2 बार एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनना। मैं खुद से 2 बार एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनना। एक एक टर्म को दो दो बार एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? लिसन वेरी केयरफुली। टी बार क्या है कि जब आप जिस भी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहां पर 2 डायरेक्शन है, ये नॉर्थ से साउथ की भी डायरेक्शन और साउथ से नॉर्थ की भी डायरेक्शन है। यस और नो? अब देखो, क्या दोनों ही लेन पे ट्रैफिक की स्पीड सेम होगी? पहला जवाब दो, हाँ या ना। क्या दोनों ही लेन पे ट्रैफिक की स्पीड सेम होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्या दोनों ही लेन के लिए ट्रैफिक का डिले सेम होगा? अरे भैया, दोनों ट्रैफिक की कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों ट्रैफिक का बिहेवियर अलग अलग होगा सर। यस और नो? हाँ, मान लिया आपकी बात की ओवरटेकिंग की वजह से इनका इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन भैया इनकी स्पीड, इनका डिले, लोकेशन ऑफ डिले, नंबर ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल, नंबर ऑफ ओवरटेकन व्हीकल, ये सब तो अलग अलग होगा। मतलब जो आप रनिंग स्पीड और ओवरऑल स्पीड की बात कर रहे थे, वो इस रोड के लिए बताओगे कि डायरेक्शन के लिए बताओगे? ये भी बता दो लगे यहां तो। नंबर जो आप रनिंग स्पीड और ओवरऑल स्पीड की बात कर रहे थे, वो इस रोड के लिए तो हम कमेंट नहीं कर पाएंगे ना। हाँ, कमेंट हम कर पाएंगे, डायरेक्शन वाइज कमेंट कर पाएंगे। अगर आप मुझसे पूछोगे नॉर्थ से साउथ के लिए क्या डायरेक्शन में क्या स्पीड है, तो हम बता पाएंगे। अगर आप मुझसे पूछोगे साउथ से नॉर्थ वाले ट्रैफिक की क्या स्पीड है, क्या डायरेक्शन है, तो हम बता पाएंगे। ये खेल समझ गए? आओ साहब, टी बार जो है ये सबसे प्यारा टाइम है, इसको बोलते हैं एवरेज टाइम टेकन बाय द ट्रैफिक। एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना भाई। टी बार इज द एवरेज टाइम टेकन बाय द व्हीकल इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम और फ्लो। जैसे मान लो टेस्ट व्हीकल आपका नॉर्थ से साउथ मूव कर रहा है, तो नॉर्थ से साउथ में ट्रैफिक को एवरेज टाइम कितना लगा, ये टी बार है। और रिलेट कराने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे स्टडी में कितने टी बार मिलेंगे, इस पूरे स्टडी में कितने टी बार आप कैलकुलेट कर सकते हो? 2। कौन कौन से? एक टी बार होगा नॉर्थ से साउथ के लिए और एक टी बार होगा साउथ से नॉर्थ। उल्टा हो गया, जो भी हो गया, फिर से रिपीट करता हूं। एक टी बार होगा नॉर्थ से साउथ और एक टी बार होगा साउथ से नॉर्थ। क्या टी बार, सुनो 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 सुनो, क्या टी बार टेस्ट व्हीकल का टाइम है? नॉर्थ से साउथ मूव करने में या साउथ से नॉर्थ मूव करने में क्या टी बार जो टर्म आपने एक्सप्लेन किया है वो टेस्ट व्हीकल का टाइम है? नहीं, ये ट्रैफिक का टाइम है। अबे यही तो निकालना था। इट इज द एवरेज टाइम ऑफ द ट्रैफिक टू कंप्लीट द जर्नी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और तुम्हें नहीं लगता है अगर हमें एवरेज टाइम पता चल गया है किसी भी एक डायरेक्शन में, और भाई साहब डिले की जानकारी देने वाला ऑब्जर्वर नंबर 2 है, जितनी देर के लिए हमारा टेस्ट व्हीकल फंस गया था ट्रैफिक में, तो हम मान सकते हैं ना कि बाकी ट्रैफिक भी फंसा हुआ था। जब हम नॉर्थ से साउथ मूव कर रहे थे और हमें किसी भी वजह से डिले हुआ था, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि उस समय बाकी नॉर्थ से साउथ वाला ट्रैफिक भी डिले फेस कर रहा था? तो अगर इस एवरेज टाइम में से इस डायरेक्शन का डिले टाइम माइनस कर दें, तो उस डायरेक्शन में कौन सा टाइम पता चल जाएगा? अब कुछ लोग के सर के ऊपर से जाना शुरू होने वाला थोड़ी देर में, और जो कनेक्टेड है वो सब बता पाएंगे बहुत बढ़िया रनिंग टाइम। टेस्ट
ट्रैफिक के लिए अगर तुम्हें ओवरऑल टाइम पता है या फिर एवरेज टाइम पता है, ट्रैफिक के लिए अगर तुम्हें रनिंग टाइम पता है, इन दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच में डिस्टेंस तुम्हें ऑलरेडी पता है, इन दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच में ये क्या हो गया, अरे अरे जादू, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस अगर तुम्हें ऑलरेडी पता है, तो भैया ट्रैफिक के लिए रनिंग स्पीड, ट्रैफिक के लिए ओवरऑल स्पीड खेलते खेलते खेल लोगे। जल्दी बोलो हाँ, ना का कोई ऑप्शन नहीं है, ना का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आओ भैया, कहाँ गए? टी बार क्या है समझ में आया? हो, तुम्ही से पूछ रहे हैं। हो, अब बता तो दो यार, क्या है टी बार, बताओ। समझ आ गया? समझ आ गया टी बार क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द टी बार? थोड़ा हमें भी समय तो दीजिए समझाने का, अपनी बात रखने का समय तो दीजिए जहां पना। हम आपको सत्य से रूबरू करवाएंगे, हम आपको सत्य से रूबरू कराएंगे। थोड़ा सा समय हमें भी फरमाइए। आई होप द टर्म टी बार इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप द टर्म टी बार इज क्लियर टू एवरीवन। आइए साहब आगे खेलते हैं। सर ये टी डब्ल्यू क्या है? टी डब्ल्यू है टेस्ट व्हीकल, जब आपका उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन की आप बात कर रहे हैं। दो अलग अलग डायरेक्शन, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जब हमारा टेस्ट व्हीकल, मान लो अभी हम टी बार निकालना चाह रहे हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के लिए, तो जब टेस्ट व्हीकल हमारा नॉर्थ से साउथ मूव कर रहा है, तब उसको कितना टाइम लग रहा है, दैट इज द टर्म टी डब्ल्यू। एवरेज जर्नी टाइम ऑफ द टेस्ट व्हीकल इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। कौन बताएगा ये? नॉर्थ से साउथ जाने में टोटल टेस्ट व्हीकल को कितना टाइम लगा था, ये कौन बताएगा तुम्हें? नॉर्थ से साउथ जाने में टोटल टेस्ट व्हीकल को कितना टाइम लगा था, ये कौन बताएगा तुम्हें? ऑब्जर्वर नंबर 1 बताएगा। जिम्मेदारी बता दी गई थी उनको पहले ही। ऑब्जर्वर नंबर 1 बताएंगे आपको ये कितना टाइम लगा है। समझ गए? आओ आगे देखो। क्यू, क्यू होता है NA प्लस NY अपॉन TA प्लस TW। सर क्यू तो आपने बताया था ट्रैफिक का फ्लो होता और इसकी यूनिट होती व्हीकल पर यूनिट टाइम, याद है? सर कल तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे क्यू के बारे में, और इसकी यूनिट थी व्हीकल पर यूनिट टाइम। बेटा अब हम बात कर रहे हैं रिलेटिव फ्लो की। कौन से फ्लो की बात कर रहे हैं? रिलेटिव फ्लो की। क्योंकि डायरेक्शन जो है आपके मूवमेंट की वो दोनों डायरेक्शन है। तो अब ये रिलेटिव फ्लो जो टर्म क्यू है, अभी भी यहां पर देखो ये NA प्लस NY कुछ और नहीं है, ये व्हीकल ही है। अभी बताएंगे तो तुम्हें समझ में आएगा। TA और TW कुछ और नहीं है, टाइम ही है। तो क्यू तुम्हारा फ्लो ही है, लेकिन अब ये रिलेटिव फ्लो हो गया है। और रिलेटिव फ्लो क्योंकि हमें इंटरेक्शन को भी तो कंसीडर करना है, हमें दोनों लेन के व्हीकल के, दोनों लेन के ट्रैफिक के इंटरेक्शन को भी तो कंसीडर करना है। इन दोनों लेन का ट्रैफिक जो है वो सेपरेट नहीं है, सेपरेट होता तो फ्लो बोलते। इन दोनों लेन का ट्रैफिक अगर सेपरेट होता तो इसको फ्लो बोलते,
क्योंकि दोनों लेन के ट्रैफिक का इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए इसको अंग्रेजी में रिलेटिव फ्लो बोल दे रहे हैं। इसलिए इसको अंग्रेजी में रिलेटिव फ्लो बोल दे रहे हैं। अब ये रिलेटिव फ्लो कैसे मेजर करेंगे, वो है Na प्लस एन वाई अपॉन टी ए प्लस टी डब्ल्यू। आओ, ये Na टी डब्ल्यू तो बता दिया है, टी डब्ल्यू तो बता दिया ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं टी डब्ल्यू में। और पहले टी ए बताते हैं। मान लो आप नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन के लिए स्टडी कर रहे थे। रिलेटिव फ्लो निकालने के लिए आपको नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में टेस्ट व्हीकल को कितना टाइम लगा ये तो पता होना ही चाहिए। साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब हमारा टेस्ट व्हीकल साउथ से नॉर्थ मूव कर रहा है तो कितना टाइम लगा। ए स्टैंड फॉर द अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। तो मैं अंग्रेजी में एक बार एक्सप्लेन करता हूं, सुनना। टी डब्ल्यू था एवरेज टाइम टेकन बाय द टेस्ट व्हीकल इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। तो इसी हिसाब से अंग्रेजी में टीए को क्या बोल सकते हैं, एवरेज टाइम टेकन बाय द टेस्ट व्हीकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम बोल सकते हैं। अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, कैन वी से लाइक दिस? जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। चलो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, टाटा बाय बाय हो गया। एनए अभी छोड़ देते। एनवाई क्या है, सुनो, एनवाई के बारे में बात करते हैं। एनवाई इज द, ये क्या वैल्यू होगी, नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकिंग द टेस्ट व्हीकल माइनस नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकन बाय द टेस्ट व्हीकल। जिस भी डायरेक्शन की आप बात कर रहे हैं, नॉर्थ से साउथ की बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ से साउथ मूव करते समय कितने व्हीकल थे जो आपको ओवरटेक करके निकल गए, आपको से मेरा मतलब है टेस्ट व्हीकल को, और कितने व्हीकल हैं, कितने व्हीकल हैं जिनको आपके टेस्ट व्हीकल ने ओवरटेक किया, इन दोनों का डिफरेंस विल बी द एनवाई। What is the NY? NY is the number of vehicle overtaking the test vehicle and the number of vehicle overtaken by the test vehicle. ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका कुछ भी टर्म चेंज नहीं करना है। ये हमेशा आपको ओवरटेकिंग माइनस ओवरटेकन ही लेना है भैया। इसमें कोई जरूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी आ सकती है, ये वैल्यू आपकी निगेटिव भी आ सकती है, और ये वैल्यू आपकी जीरो भी आ सकती है। वो तो डिपेंड करेगा कितने व्हीकल हमारे टेस्ट व्हीकल को ओवरटेक करके गए और कितने व्हीकल को हमारे टेस्ट व्हीकल ने ओवरटेक किया। तो मेरे हिसाब से अब सारे टर्म क्लियर हो गए, केवल एक टर्म रह गया है जो कि है एन ए। सबसे थोड़ा बहुत जो बोल सकते हो आप ट्रिकी टर्म है इसमें, ऐसा सच कोई ट्रिक नहीं, अगर आप समझ जाओगे। थोड़ा सा जो ट्रिक है उसको मैं आपको बता देता हूं। एन ए है क्या सर? इन दोनों डायरेक्शन का लेना है क्या? एन वाई दोनों डायरेक्शन का लेना है क्या? नहीं, अब जब आप नॉर्थ से साउथ मूव कर रहे हैं तो नॉर्थ से साउथ बता तो दिया। ये सारा काम आप करेंगे एक एक डायरेक्शन के लिए, लेकिन हम दूसरी डायरेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ट्रैफिक का इंटरेक्शन है। इसलिए जब आप नॉर्थ से साउथ के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कुछ टर्म आपको साउथ से नॉर्थ वाले भी दिख रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो आप टी बार निकालेंगे नॉर्थ से साउथ के लिए, तो उसके लिए पूरे सब कुछ पता होना चाहिए। टीए डाउट है, टीए डाउट है। टीए डाउट क्या है? टीए जब टेस्ट व्हीकल आप, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा उद्देश्य है कि मैं टी बार निकाल रहा हूं नॉर्थ से साउथ के लिए, तो हमारा टेस्ट व्हीकल तो नॉर्थ से साउथ भी मूव किया था और हमारा टेस्ट व्हीकल साउथ से नॉर्थ भी आया था। अब उस डेटा के बेसिस पे अगर मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि ट्रैफिक को कितना टाइम लग रहा है नॉर्थ से साउथ में, तो यहां पर टीए क्या है कि टेस्ट व्हीकल को साउथ से नॉर्थ आने में कितना टाइम लगा था। एवरेज टाइम टेकन बाय द टेस्ट व्हीकल व्हेन द टेस्ट व्हीकल इज मूविंग अगेंस्ट द स्ट्रीम। अभी हमारा इंटरेस्ट अगर नॉर्थ से साउथ है तो इसकी अगेंस्ट या अपोजिट डायरेक्शन क्या हो गई? अगर आप कैलकुलेशन नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन के लिए कर रहे हैं तो नॉर्थ के
या नॉर्थ से साउथ का अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? साउथ से नॉर्थ ही तो होगा मेरे भाई। यस, अपोजिट साइड डेटा, यस। टीए एंड टी एवरेज टाइम, बिल्कुल, ऑफ द टेस्ट व्हीकल, ऑफ द टेस्ट व्हीकल। कह रहे टाइम किसी पर्टिकुलर जर्नी के लिए एवरेज कैसा होगा, स्टार्ट और एंड का टाइम ले लो, ओवरऑल टाइम पता चल जाएगा, ओवरऑल टाइम पता चल जाएगा। बिल्कुल, टी डब्ल्यू, डब्ल्यू स्टैंड फॉर द विद द फ्लो, ए स्टैंड फॉर द अगेंस्ट द फ्लो। अरे सब लिखा हुआ, अभी समझा रहा हूं, मैंने बोला था ना 2 बार समझाऊंगा, एक बार में नहीं आएगा समझ में, हमें भी पता है। इसीलिए शुरू में बोला था कि 2 बार बताऊंगा, अभी एक ही बार बताया है, और जानबूझकर लिखा लिखाया स्लाइड नहीं दिखाया है, फिर समझते कम। तो 50% से ज्यादा अभी बता दिया, एक बार और बताऊंगा तो सब रिलेट हो जाएगा, डोंट वरी। केवल एक टर्म मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है, जो कि है एनए। केवल एक टर्म मैंने अभी तक यहां पर डिस्कस नहीं किया है, जो कि है एनए। आई एम रिपीटिंग द इंटायर डिस्कशन, लिसन केयरफुली। अब मैं पूरे डिस्कशन को फिर से क्या कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। पहला, ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी क्या है? टेस्ट व्हीकल का जो टाइम है ये मेजर करेंगे। सेकंड, ऑब्जर्वर सारी चीजें डिले से रिलेटेड मेजर करेंगे। थर्ड, ऑब्जर्वर जो है वो आपका क्या करेगा, ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल को मेजर करेंगे। और अपोजिट डायरेक्शन का जो भी डेटा है ट्रैफिक का, ये फोर्थ ऑब्जर्वर मेजर करेगा। ये चारों ऑब्जर्वर का रोल है, जो आपको कहानी सुनाई थी। ये चारों ऑब्जर्वर का रोल है, जो आपको बताया था, समझ में आ गया, हाँ या ना? ये चारों ऑब्जर्वर का रोल है, इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं है, पहले ही क्लियर कर दिए थे। यहां से मिल गया डेटा, और फाइनली हम निकालना चाह रहे थे, ये दो फॉर्मूले यूज करें, टी बार इज इक्वल टू टी डब्ल्यू माइनस एन वाई अपॉन क्यू, और क्यू क्या था, एन ए प्लस एन वाई अपॉन टी ए प्लस टी डब्ल्यू। और देखो जरा सुनो, व्हाट डू यू मीन बाय द टी बार? तुम्हें पता है, बस एक बार पढ़ लो। एवरेज जर्नी टाइम ऑफ द ट्रैफिक इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम और फ्लो। टी डब्ल्यू क्या है? एवरेज जर्नी टाइम ऑफ द टेस्ट व्हीकल इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम विद द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम और फ्लो। ये दोनों टर्म क्लियर है? बोलो हाँ या ना। ये दोनों टर्म क्लियर हैं, बोलो हाँ या ना। ये दोनों टर्म क्लियर हैं, बोलो हाँ या ना। आओ आगे आओ। अगला जो टर्म था वो था टीए, एवरेज जर्नी टाइम ऑफ द टेस्ट व्हीकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। एनवाई क्या था? एनवाई नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकिंग द टेस्ट व्हीकल माइनस नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकन बाय द टेस्ट व्हीकल। नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकिंग द टेस्ट व्हीकल माइनस नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकन बाय द टेस्ट व्हीकल। ये इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एनवाई कैन बी निगेटिव, कैन बी पॉजिटिव और कैन बी जीरो। इसकी वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, और इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा। टी बार अगेंस्ट द स्ट्रीम, भैया दो 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 डायरेक्शन है मेरे लाल। चैतन्य, तो थोड़ा सुनते समय चैतन्य को, चैतन्य चैतन्य स्टेज में रहो तो मजा आ जाएगा। ये दोनों कैलकुलेशन आपको दोनों ही डायरेक्शन में करने हैं मेरे भाई। कोई बात नहीं बेटा, अब है कोई बात नहीं, ठीक है। हम्म, कोई बात नहीं। अभी टर्म समझ लें, फिर एप्लीकेशन देख लेंगे, अब है। पहले एक बार टर्म समझ लें, अभी तो एनए की बात नहीं हुई है। अब हैं इतने टर्म, तो मैं उसको कम तो नहीं कर सकता हूं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार समझा ही सकता हूं, आसान से आसान तरीके से। तो उसको उस पर भी फोकस कर लेते हैं।
अगला टर्म आपने बोला सर एनए, अभी फिर से इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्यू क्या है? नंबर ऑफ व्हीकल पर मिनट्स। क्या मैंने बोला था? व्हीकल पर यूनिट टाइम, याद आया? व्हीकल पर यूनिट टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम और फ्लो, रिलेटिव फ्लो। टी बार को टी ए प्लस टी डब्ल्यू लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। कैसे लिख दें? टी बार जो है आपका वो ट्रैफिक का टाइम है, टी ए और टी डब्ल्यू जो है वो आपके टेस्ट व्हीकल के टाइम है। कैसे लिख दें बताओ? टी बार जो है वो आपके टेस्ट व्हीकल का, सॉरी ट्रैफिक का टाइम है, और टी ए और टी डब्ल्यू जो टर्म है वो टेस्ट व्हीकल से रिलेटेड है। कैसे लिख दें कृष्णा, बताओ? समझ गए? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये टी बार जो है आपको वो दोनों डायरेक्शन के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं ये दोनों डायरेक्शन में आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। नॉर्थ से साउथ ट्रैफिक के लिए एक बार, साउथ से नॉर्थ ट्रैफिक के लिए एक बार। अभी आएंगे उस पे, पहले एक बार पूरे टर्म क्लियर कर देता हूं, फिर आगे भी आएंगे। चले आगे बेटा। चलिए सर, सब कुछ समझ गए हैं, बस दिक्कत ये दे रहा है, ये एनए दिक्कत दे रहा है। इसको जरा ध्यान से पढ़ो, और एक बार नहीं कम से कम 2 बार पढ़ो। सबसे ट्रिकी जो टर्म है वो तुम्हारा क्या है? सर ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन में कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार बता दीजिए। क्या बता दे, बताओ भैया। तो टेस्ट करने जाएंगे तो पेट्रोल भरवा के जाएंगे ना ब्रजेश। मतलब तुम्हें एक छोटी सी एल लेंथ को मेजर करना, उसमें भी पेट्रोल नहीं होगा। अगर गाड़ी पेट्रोल भरवा रही है तो वो डिले में भी कवर होगा ना, तो डिले ले। धन्य हो। हम्म। ये तो वही बात होगी सर, टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं, सो गए तो। टेस्ट जो रोड पे ट्रैफिक है हम उसकी बात करेंगे ना। जो रोड पे ट्रैफिक मूव कर रहा है हम उसकी बात करेंगे ना। तुम जाके रोड के किनारे तुम्हारा घर है, तुम वहां जाके रुक गए, आराम से सो गए, अब उसको डिले मान लें? हमारे साथ साथ जा रहे थे, आगे से राइट टर्न लिया, बगल में तुम्हारा घर था, सो गए, अब हम क्या करें? जगने का वेट करें? बताओ। कि नहीं नहीं अब सर चले गए हैं, अरे भैया ट्रैफिक तो आता रहेगा जाता रहेगा ना। कि नहीं नहीं अब उसके पीछे पड़ गए, अरे अरे अभी ये नंबर की गाड़ी दिख रही थी, कहाँ चली गई, रुको रुको रुको, पहले ढूंढो उसको। हम्म। तो जो रोड पे ट्रैफिक है उसी की तो बात करेंगे। अब जो गाड़ी अभी शोरूम में खड़ी हुई है उसके लिए तो परेशान नहीं होंगे ना। क्यों भाई? टेस्ट आज कर रहे हैं, कल मान लो 10 नई गाड़ी खरीद के उस पे आ जाएंगी, तो उसकी बात नहीं करेंगे ना। अलग ही लेवल पे है, अलग ही लेवल पे। क्लियर हो गया? और बेटा सबसे प्यारा जो टर्म है, सबसे जो प्यारा टर्म है वो है एनए। इस पे बात करते हैं, और इस पे बात करनी पड़ेगी। इस पे बात करते हैं और इस पे बात करनी पड़ेगी। जरा समझना जरा ध्यान से क्या है। नंबर ऑफ व्हीकल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। सुनना जरा ध्यान से। नंबर ऑफ व्हीकल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम व्हेन द टेस्ट व्हीकल इज मूव अगेंस्ट द स्ट्रीम, दैट इज द एनए। दैट इज द एनए। अब इसको मैं समझाता हूं एक एग्जाम्पल की हेल्प से,
ताकि सारे दर्द तुम्हारे हो जाएं खत्म। और केवल एनए ही नहीं समझा रहा हूं, सब समझा रहा हूं। देखो आओ, ये तुम्हारी रोड थी जहां पर तुमने स्टडी करी। अब जरा ध्यान से सुन लेना, लास्ट टाइम समझा रहा हूं, सभी टर्म को लास्ट बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। और अब जरा ध्यान से सुन लेना ताकि क्लियरिटी रहे। ये तुम्हारा नॉर्थ डायरेक्शन था, ये तुम्हारा साउथ डायरेक्शन था। यहाँ ट्रैफिक नॉर्थ से साउथ मूव कर रहा था, यहाँ साउथ से नॉर्थ मूव कर रहा था। ठीक है, अब देखो, अब हम इस स्टडी की हेल्प से दोनों डायरेक्शन की बात करेंगे। पहले बात करेंगे नॉर्थ से साउथ की, और फिर बात करेंगे साउथ से नॉर्थ की। एक एक टर्म को ध्यान से सुनना। तो टी बार नॉर्थ से साउथ क्या होगा, मुझे नहीं लगता इसको समझने में किसी कोई दिक्कत है। एक एक कंफर्म करते जाओ। अगर आप नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन के लिए टी बार कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो टी बार नॉर्थ से साउथ टर्म क्या होगा, ये तो सभी को पता चल ही गया होगा, आई होप अब तक। अब यहां पर टी डब्ल्यू क्या है, यहां पर टी डब्ल्यू क्या होगा, टेस्ट व्हीकल को नॉर्थ से साउथ जाने में जितना टाइम लगा, टेस्ट व्हीकल को नॉर्थ से साउथ कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, वो हो गया टी डब्ल्यू। खुश। तो टी बार जो था वो टी डब्ल्यू माइनस एन वाई अपॉन क्यू था। एन वाई क्या है, जब टेस्ट व्हीकल हमारा नॉर्थ से साउथ मूव कर रहा होगा तो कुछ व्हीकल होंगे जो हमारे टेस्ट व्हीकल को ओवरटेक करे होंगे, कुछ व्हीकल होंगे जिनको हमारे टेस्ट व्हीकल ने ओवरटेक किया होगा नॉर्थ से साउथ मूव करते समय ही। वो हो गया एन वाई। बोलो, कोई दिक्कत? नहीं, कोई डिले इंक्लूड नहीं बेटा, कोई डिले इंक्लूड नहीं है। एवरेज टाइम जो आपको नॉर्थ से साउथ लगा इसमें हाँ इंक्लूड है, एक्सक्लूड नहीं है। डिले इंक्लूडेड है शिवम। क्लियर है बेटा यहां तक? तो ये टर्म हो गया। फॉर्मूला क्या था, टी बार इज इक्वल टू टी डब्ल्यू माइनस एन वाई अपॉन क्यू, और क्यू था एन ए प्लस एन वाई अपॉन टी ए प्लस टी डब्ल्यू। तो एन वाई हो गया, टी डब्ल्यू हो गया, टी ए क्या है, जब आप नॉर्थ से साउथ की स्टडी कर रहे हैं तो डेटा तो आपके पास साउथ से नॉर्थ का भी होगा ना, जब आपका टेस्ट व्हीकल मूव किया होगा। मैंने क्या बोला था, मल्टीपल रन करते हैं तो एक रन कब कंप्लीट माना जाएगा टेस्ट व्हीकल का, जब हमारा व्हीकल टेस्ट व्हीकल नॉर्थ से साउथ जाएगा, फिर साउथ से नॉर्थ वापस आ जाएगा यू टर्न मार के। तब हम बोलेंगे कि एक इसका, तब हम बोलेंगे इसका एक, क्या हो गया ये, कमेंट कहां चले गए? यस, तब हम लोग बोलेंगे कि ये इसका कंप्लीट एक रन हुआ। तो जब आपने एक रन कंप्लीट किया है तो आपके पास नॉर्थ से साउथ का भी डेटा है, तो साउथ से नॉर्थ का भी डेटा होगा। दिस इज द वन कंप्लीट रन when your test vehicle is starting from the north going towards south and from the south it's coming back to the north. This is the complete one run. This is the complete one run of the traffic. तो भैया जब आप नॉर्थ से साउथ की स्टडी कर रहे थे तो उस समय टेस्ट व्हीकल को साउथ से नॉर्थ जाने में कितना टाइम लगा होगा, तो ये टाइम भी तो आपको पता होगा। ये टीए हो गया साउथ से नॉर्थ, ये टाइम, ये डेटा रिक्वायर्ड है आपको, ये डेटा रिक्वायर्ड है। तो इन टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं, मुद्दा आता है एनए का। अब फिर से मैं एक बार बोलूंगा, एनए को ध्यान से पढ़ो है क्या। एनए बोल रहा है नंबर ऑफ व्हीकल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम व्हेन द टेस्ट व्हीकल इज अगेंस्ट द स्ट्रीम। जब आपकी इच्छा है कि नॉर्थ और साउथ की स्टडी करें तब यहां पर एनए क्या होगा। तो अब आप, जब आपका टेस्ट व्हीकल नॉर्थ से साउथ के अपोजिट मूव कर रहा है तो यहां पर जो व्हीकल आ रहे हैं वो एनए होंगे। समझो,
जब आप अपनी डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रहे हैं तो उस समय आपकी डायरेक्शन में ट्रैफिक कितना आ रहा है, ये टर्म होगा एनए। तो यहां पर एनए आपको चाहिए नॉर्थ से साउथ में। योर टेस्ट व्हीकल विल बी ऑन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। और ये कौन मेजर करके बताएगा? ये कौन मेजर करके बताएगा? ये कौन मेजर करके बताएगा? चौथा ऑब्जर्वर। अपोजिट डायरेक्शन का भाई, जब टेस्ट व्हीकल यहां से यहां घूम रहा था तब वो इस वाले डेटा को देख रहा था। लेकिन ये वाला डेटा कब यूजफुल होगा? जब हमारा टेस्ट व्हीकल हम स्टडी कर रहे होंगे और नॉर्थ से साउथ मूव कर रहा होगा। जब यहां से जा रहा होगा तो इस वाले ट्रैफिक को देख रहा होगा। तो अगर नॉर्थ से साउथ हमारी स्टडी डायरेक्शन है तो जब टेस्ट व्हीकल इधर होगा तो ये डेटा एनए को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसको नहीं पता तुम कौन सा डेटा यूज करोगे, वो केवल हर डायरेक्शन से अपोजिट आने वाले डेटा को लिख के आपको दे देगा। अब आपको समझ होनी चाहिए कि एनए है क्या, कब कहां पर किस डेटा को यूज करना है। सिमिलरली जब आप साउथ से नॉर्थ बात कर रहे होंगे तो आप निकालेंगे टी बार साउथ से नॉर्थ। तो टी डब्ल्यू क्या हो जाएगा? टी डब्ल्यू आप कंसीडर करेंगे जब हमारा टेस्ट व्हीकल साउथ से नॉर्थ मूव कर रहा है। एन वाई क्या हम निकालेंगे जब हमारा व्हीकल साउथ से नॉर्थ मूव करेगा। टी ए क्या होगा जब हमारा टेस्ट व्हीकल नॉर्थ से साउथ मूव कर रहा है। और यहां पर एन ए क्या होगा जब हमारा टेस्ट व्हीकल साउथ से नॉर्थ के अपोजिट होगा, तो साउथ से नॉर्थ। अब तो मेरे हिसाब से कुछ डाउट बचना नहीं चाहिए। तो जितने भी तरीके से बेस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्लेनेशन हो सकता था, मुझे ऐसा लग रहा है, इट मे बी रॉन्ग, कि आई थिंक आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि एक एक टर्म के बारे में आपको जानकारी दी जाए। एक एक टर्म के बारे में आपको जानकारी दी जाए। और बेटा अगर दोनों डायरेक्शन के लिए आपको दोनों डायरेक्शन के लिए अगर आपको एवरेज टाइम या जर्नी टाइम पता चल गया है, ऑब्जर्वर नंबर 2 से पूछ लो डिले का क्या हाल है। ऑब्जर्वर नंबर 2 के पास जो है वो डिले का डेटा है। इस टोटल टाइम में से कह रहा पूरा खिचड़ी हो गया। हाँ, उम्मीद थी, बीच में बताया था ना, बीच में बताया था ना। और क्यों खिचड़ी हो गया होगा ये भी रीजन बताया था। क्यों हो जाएगी खिचड़ी भाई? इतने ज्यादा करेक्टर हैं तो समझना तो पड़ेगा ना। ठीक है, तो दिस वो अगर हमें पूरा एक ट्रैफिक का टाइम पता चल गया है, डिले पता चल गया है, तो फिर अब हम रनिंग स्पीड पूछोगे किसी भी डायरेक्शन में ट्रैफिक की, वो भी बता देंगे। या फिर अगर आप पूछोगे ओवरऑल स्पीड क्या है, तो भी हम बता देंगे, क्योंकि हमें ओवरऑल टाइम भी पता है और हमें रनिंग टाइम भी पता है। सब लिख दिया है, सब लिख दिया, देखो डायरेक्शन सहित मेंशन कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप नॉर्थ से साउथ में निकालना चाह रहे हो तो आपके पास टी बार अगर नॉर्थ से साउथ है, इसमें से जैसे ही आप डिले माइनस कर देंगे तो इस डायरेक्शन में आपको रनिंग टाइम पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप द एंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। तो जिनको थोड़े बहुत डाउट रह गए हैं, एक बार लेक्चर को दोबारा देख लेना। ठीक है, सब कुछ मल्टीपल टाइम रिपीट कर दिया है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं ध्यान गड़बड़ हुआ होगा, इस बात की गारंटी है। जो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, तो एक ही सजेशन है कि इसको एक बार दोबारा से फॉलो कर लीजिएगा। सारे टर्म विधिवत तरीके से आपको क्लियर हो जाएंगे। और आई होप जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ डिफरेंस बिटवीन द टी डब्ल्यू एंड टी बार देख रहे हो। हाँ, कोई कह रहा था ना कुछ नहीं पूछा, कोई ऊपर बोल रहा था।
अरे सर अभी कुछ नहीं पूछा, आप पहले अब देखो आओ, जो कह रहे थे देखो आओ, देखो। हम्म, देख लेना एक बार बेटा, पूरे फ्लो से आपको सारे डिस्कशन को सुनना पड़ेगा, इसका यार कोई शॉर्टकट नहीं है, समझ रहे हो? ठीक है सर, ओवरटेकिंग का मतलब जिसको हम ओवरटेक कर रहे हैं, और ओवरटेकन का मतलब जो हमें ओवरटेक कर रहा है, बिल्कुल सही। यहाँ पर हम का मतलब है टेस्ट व्हीकल। ऐसे व्हीकल जो आपके टेस्ट व्हीकल को ओवरटेक कर रहे हैं उनको आप बोल रहे हैं ओवरटेकिंग व्हीकल, और ऐसे व्हीकल जिनको आपका टेस्ट व्हीकल ओवरटेक कर रहा है उनको आप बोल रहे हैं ओवरटेकन व्हीकल। हम नॉर्थ साउथ के लिए डेटा ले रहे हो तो बेटा दोनों डायरेक्शन का डेटा लेके आओगे। एक ट्रिप कब कंप्लीट होगी? तो एक रन जब आप कंप्लीट कर रहे हैं तो नॉर्थ से साउथ का डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ साथ में चल रहा है। जब आपका टेस्ट व्हीकल नॉर्थ से साउथ मूव कर रहा है तो ऑब्जर्वर नंबर 4 शो नहीं रहा है। जब आपका टेस्ट व्हीकल नॉर्थ से साउथ मूव कर रहा है तो ऑब्जर्वर नंबर 4 ये साउथ से नॉर्थ वाले ट्रैफिक को काउंट कर रहा है। जब आपका टेस्ट व्हीकल साउथ से नॉर्थ मूव करेगा तो ऑब्जर्वर क्या करेगा? नॉर्थ से साउथ वाले व्हीकल को काउंट करेगा। ठीक है, तो सब एक्टिव हैं। डेटा तो कलेक्शन तो कंटिन्यूअस चल रहा है ना, डेटा कलेक्शन तो कंटिन्यूअस चल रहा है ना। जो आपने एनए लिखा है उसके लिए बोल रहा हूँ, वो ना होना एनए नॉर्थ साउथ होगा वो पूछ रहा हूँ। ये देखो, पढ़ो फिर से पढ़ो एक बार एनए क्या है, इसीलिए इसको स्टार लगा के बताया था। पहले देखो ये अंग्रेजी में कहना क्या चाह रहा, समझो तो। एनए नंबर ऑफ व्हीकल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम व्हेन द टेस्ट व्हीकल इज मूविंग अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगर मेरी इच्छा है कि मैं नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन के लिए ट्रैफिक की स्पीड निकालूं, सुनो जरा ध्यान से। अगर मेरी इच्छा है कि मैं नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन पे ट्रैफिक की स्पीड को कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो मेरे डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन पहले मुझे बताओ। मेरे डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन बताओ। अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं ट्रैफिक की स्पीड नॉर्थ से साउथ निकालूं, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गई साउथ से नॉर्थ। एनए कब चाहिए? जब मैं अपने डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रहा हूं। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आप नॉर्थ से साउथ के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो टेस्ट व्हीकल कहां होना चाहिए? इसके अपोजिट। टेस्ट व्हीकल कहां पर होना चाहिए? इसके अपोजिट, साउथ से नॉर्थ मूव करना चाहिए। जब टेस्ट व्हीकल हमारा साउथ से नॉर्थ मूव कर रहा होगा तो जो ये ट्रैफिक आ रहा है नॉर्थ से साउथ, यही तो एनए हुआ। जल्दी बोलो हाँ या ना। यही तो एनए हुआ एज पर द टर्मिनोलॉजी ऑफ द एनए। बताओ हाँ या ना। जब आप कैलकुलेशन साउथ से नॉर्थ कर रहे हैं तो पहले टेस्ट व्हीकल को ले जाओ उल्टी तरफ। टेस्ट व्हीकल पहुंच गया नॉर्थ से साउथ, उस समय साउथ से नॉर्थ वाला जो ट्रैफिक होगा वही तो एनए हुआ। फिर से पढ़ लो यार। नंबर ऑफ व्हीकल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम व्हेन द टेस्ट व्हीकल मूव्स अगेंस्ट द स्ट्रीम। एनए कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट नहीं करेंगे, काउंट करेंगे। एनए कैलकुलेट नहीं करेंगे, चौथा ऑब्जर्वर काउंट करेगा। चौथा ऑब्जर्वर गाड़ी में बैठे बैठे यही देख रहा है कि अपोजिट से ट्रैफिक कितना आ रहा है। फोर्थ ऑब्जर्वर का काम है ये कि अपोजिट डायरेक्शन वाले ट्रैफिक को काउंट करना। ठीक है, तो दिस वाज द डिस्कशन रिलेटेड टू द स्पीड एंड डिले स्टडी।
यहां पर हम लोगों ने एक मेथड डिस्कस कर लिया, फ्लोटिंग कार और राइडिंग चेक मेथड। ठीक है, चलिए साहब, काफी जद्दोजहद के बाद ये हम लोगों ने डिस्कशन कंप्लीट किया। बिल्कुल ये कह सकते हो जहांगीर साहब, ये कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। अब अगली बात कर लेते हैं। अगला एक प्यारा सा स्टडी है जिसका नाम है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी बहुत सिंपल सी स्टडी है, कुछ खास इसमें है नहीं। जल्दी से इसको 5 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी का उद्देश्य क्या है कि हम अपने ट्रैफिक के ओरिजिन के बारे में जानना चाहते हैं और डेस्टिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं। क्यों जानना चाहते हो यार तुम? ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बारे में क्यों जानना चाहते हो? तो आपने बोला सर जब कभी भी रोड पे हमें कुछ नया प्लानिंग करना है, ठीक है, कुछ नया प्लान करना है या फिर कोई फैसिलिटीज ऐड ऑन करनी है, किसी फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे यूजर का ओरिजिन और डेस्टिनेशन क्या है। सिंपल सा फंडा है, दैट्स व्हाई वी आर इंटरेस्टेड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ द ट्रैफिक। उसके लिए अब हम लोग एक स्टडी पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी में डेटा को कलेक्ट करने के लिए आपका ट्रैफिक का ओरिजिन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, ये ट्रैफिक का डेटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं। सिंपल से 4 मेथड की बात कर लेते हैं। एक है व्हीकल नंबर और लाइसेंस प्लेट मेथड, दूसरा है इंटरव्यू टेक्निक, तीसरा है टैग ऑन कार मेथड और चौथा है रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड। बड़े सिंपल से मेथड है यार, बहुत सिंपल से मेथड है, पूरी स्टडी बहुत सिंपल है। व्हीकल नंबर मेथड, आपने पूरे शहर में क्या करा, अपने कुछ ऑब्जर्वर बिठा दिए मेन मेन लोकेशन पे, और सब तुमने बोला कि भाई जो भी व्हीकल यहां से पास हो रहे हैं उनका जो नंबर प्लेट है उससे देख के उस नंबर प्लेट के डेटा को नोट करते रहो। तो मान लो पूरे शहर में आपने ये 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वर बिठाए थे, और जब देखा आपने एक व्हीकल के डेटा को ट्रैक किया तो ऐसा मिला कि वो व्हीकल हमारा 1 नंबर ऑब्जर्वर के पास उसकी एंट्री है, उस व्हीकल की हमारे 2 नंबर ऑब्जर्वर के पास एंट्री और 4 नंबर के पास ऑब्जर्वर के पास एंट्री है। तो क्या हमें अपने इस ट्रैफिक का या व्हीकल का ओरिजिन और डेस्टिनेशन पता चल गया? भाई जब यहां पर वो गया ही नहीं है तो इसके पास डेटा कहां से आ जाएगा? तो मल्टीपल ऑब्जर्वर की हेल्प से आपने बस केवल लाइसेंस प्लेट को फॉलो किया जिससे उसके पाथ को आपने क्रैक कर लिया। सिंपल सा फंडा है। इस मेथड की अगर बात करें तो ये थोड़ा खर्चीला मेथड है, इसमें खर्चा आएगा क्योंकि मल्टीपल ऑब्जर्वर आपको असाइन करने पड़ेंगे, ह्यूमन एरर के चांसेस हैं, कहीं कोई इंफॉर्मेशन मिस हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो थोड़ा सा हेक्टिक मैक्स आपका ये मेथड है, लेकिन इससे फायदा क्या है कि आप अपने यूजर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। आप जब डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उससे आपके यूजर को कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा, उसको पता भी नहीं चल रहा है, और आप उसको डेटा को रिकॉर्ड भी कर ले रहे हैं, उसे किसी भी तरीके का ट्रबल नहीं दे रहे हैं, आप उसके मूवमेंट को इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस सेंस में ये मेथड बेस्ट भी है। बट कॉस्ट वाइज अगर बात कर रहे हैं तो ये मेथड थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा क्योंकि ज्यादा रिसोर्सेज हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है। क्लियर है पहला मेथड? क्लियर है पहला मेथड सभी को बेटा? बोलो हाँ या ना। दूसरा मेथड क्या है? इंटरव्यू टेक्निक। अब आपने क्या बोला कि सर जो रोड पे यूजर हैं हम रोड साइड इंटरव्यू कर लेते हैं, हम खड़े हो जाते हैं सीधे अपने यूजर से पूछ लेते हैं कि भैया आप बताइए आपका ओरिजिन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, और उस इंफॉर्मेशन को नोट कर लेते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यूजर को जब आप डिस्टर्ब करेंगे तो जहां पर भी हाई स्पीड ट्रैफिक है वहां के लिए मेथड बिल्कुल सुटेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप रोड साइड इंटरव्यू करने लगेंगे लगातार ट्रैफिक को डिस्टर्ब करेंगे जिससे ट्रैफिक के मूवमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो दिस मेथड इज नॉट सुटेबल क्योंकि यहाँ पर आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है। दूसरा बात क्या है कि अब मान लो यूजर का मूड खराब है, उसने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दी तो क्या कर लोगे?
अब हम जा रहे हैं कहीं, तुम हमें जबरदस्ती रोक रहे हो, सर 1 मिनट रुकिए, पहले हमको बता दीजिए आपका ओरिजिन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। तो हम भी बोल देंगे हम कश्मीर से निकले, कन्याकुमारी जा रहे हैं, लिख लो। कहने का मतलब क्या है कि यूजर कितना ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, इस पे भी आप कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। लिख लो आराम से, मूड खराब तो बोल दिया भाई, जा रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हैं, ओरिजिन कश्मीर है और कन्याकुमारी डेस्टिनेशन है, लिख लो। तुम भी लिखे लिखे खुश हो। डेटा गलत है ना, ऑथेंटिसिटी बोलते हैं कि डेटा की ऑथेंटिसिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। कोई जल्दी में है, कहीं जल्दी पहुंचना है, तुम उससे पूछ रहे हो, हाँ, समझ रहे हो। सब रुकेंगे भी नहीं, रिस्पॉन्स भी कम आएगा, तो ये कुछ ड्रॉबैक हैं इस मेथड के। टैग ऑन कार मेथड, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या कर रखा, फास्ट टैग लगा रखे हैं। अब फास्ट टैग की हेल्प से आप अपने व्हीकल के मूवमेंट को इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि भाई जहां से टैग की एंट्री हुई है और जहां तक टैग का डेटा अवेलेबल है, उसके बेसिस पे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके व्हीकल का ओरिजिन, आपके ट्रैफिक का ओरिजिन और डेस्टिनेशन क्या है। मानते हो कि नहीं। तो ये आपका टैग ऑन कार मेथड का एग्जांपल हो गया। चौथा मेथड होता है रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड। अब आपने क्या करा कि एक पोस्ट कार्ड लिया, उसमें अपना एड्रेस डाल दिया, टिकट विकेट लगा के सब दे दिया, और एक क्वेश्चनायर बना दिया। उसी पोस्ट कार्ड में क्वेश्चनायर बना दिया कि भाई आपका ओरिजिन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, स्टॉपेज कहाँ पर है, क्यों रुकते हैं, कैसे रुकते हैं, सब आपने लिख दिया। और सभी यूजर को आपने एक एक पोस्ट कार्ड दे दिया कि भैया इसको एक काम करना, भर देना, इसकी एंट्री को फिल कर देना, और आपके घर के आसपास जो भी आपको पोस्ट ऑफिस दिखे उसमें इसको डाल देना। किसके पास इतना टाइम है यार, बताओ। 1000 लोगों को दोगे तो 10 लोग भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। 1000 लोगों को अगर आप पोस्ट कार्ड दोगे तो 10 के भी अगर रिस्पॉन्ड आ जाएं, रिस्पॉन्स आ जाएं, तो बहुत बड़ी बात है। मानते हो कि नहीं, कि पहले पूरी एंट्री फिल करें, फिर हम आपको देने जाएं कि लीजिए भाई आपका पोस्ट हो जाए, आपके घर तक पहुंच जाए। तो इसमें भी डेटा की ऑथेंटिसिटी और जो आप नंबर ऑफ रिस्पॉन्स है वो बहुत कम होगा। तो इस तरीके से, लेकिन ये सभी मेथड्स अब हमें तो सभी पढ़ने ना, अब हमें तो सभी पढ़ने ना कि कौन कौन से मेथड है, उनके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, तो हमें पता होने चाहिए, तो हमने देख लिए। बट यस, दीज आर द मेथड्स जिनकी हेल्प से आप अपने यूजर का ट्रैफिक का ओरिजिन और डेस्टिनेशन का डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। टैग ऑन कार मेथड एग्जांपल बताया बेटा, फास्ट कार्ड एग्जांपल बताया आपका, जो ये होता है ना व्हीकल में क्या लगा रहता है, फास्ट टैग। तो अगर मान लो 5 टोल हैं, पहले टोल में एंट्री है और तीसरे टोल में एग्जिट है, तो इसका मतलब इन्हीं दोनों टोल के बीच में ही तो आप यूजर का ओरिजिन या डेस्टिनेशन होगा। हैव यू गॉट दिस पॉइंट बेटा। तो इस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपने यूजर की इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला डिस्कशन आता है कि सर ये जो ओरिजिन और डेस्टिनेशन का डेटा हमने कलेक्ट किया है, ओरिजिन और डेस्टिनेशन का डेटा हमने कलेक्ट किया है, इसको रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके हैं। तो सबसे कॉमन जो तरीका है बेटा उसको बोलते हैं, यू कैन रिप्रेजेंट द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डेटा विद द हेल्प ऑफ द विद द हेल्प बेस्ट मेथड होगा, डिपेंड करेगा कंडीशन पे पंकज। किसी एक सेंस में कोई एक मेथड बेस्ट हो सकता है, तो उसके लिए किस बेसिस पे आप बेस्ट जानना चाह रहे हैं ये बताइए। अब कॉस्ट वाइज अगर आप बात करोगे तो हम तो कहेंगे कॉस्ट वाइज सबसे बेस्ट मेथड है रिटर्न पोस्ट कार्ड। यूजर को डिस्टरबेंस ना हो उस हिसाब से व्हीकल प्लेट नंबर सबसे बेस्ट है, लेकिन उसकी दिक्कत क्या है कि वो कॉस्टली ज्यादा है। तो ये हमें कमेंट हम तभी कर पाएंगे जब हमें एग्जैक्ट रीजन पता हो, बेसिस पता हो, जिसके बेसिस पे आप मेथड्स को कंपेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो अब बेटा सिंपल सा एक तरीका होता है ओरिजिन और डेस्टिनेशन डेटा को रिप्रेजेंट करने का, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डिजायर लाइन। अब ये डिजायर लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। जैसे मान लो कोई ये सिटी ए है या जगह ए है, ये बी है और ये सी है। अब इनके बीच में कुछ ना कुछ तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड होंगी ही ना,
मान लो ये डॉटेड लाइन जो मैंने बता दी है ये एग्जिस्टिंग रोड है। अब आपने ओरिजिन और डेस्टिनेशन का डेटा कलेक्ट किया तो पता चला कि भाई कितने यूजर हैं जो ए और बी सिटी के बीच में मूव करना चाह रहे हैं। तो ये डेस्टिनेशन और ओरिजिन दोनों हो सकता है। कुछ लोग हैं जो ए से बी जाना चाह रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बी से ए आना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से हमने इन दोनों प्लेसेस को, ओरिजिन और डेस्टिनेशन को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं बेटा, इसी को बोलते हैं डिजायर लाइन। तो ये आपको पता होना चाहिए, डिजायर मतलब इच्छा। इन दोनों प्लेस के बीच में कितना ट्रैफिक मूव करेगा, इसको आप विद द हेल्प ऑफ द डिजायर लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनका भी एक प्रॉपर स्केल होता है। जैसे कोई ये डिजायर लाइन है तो इसकी जो थिकनेस होती है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 ट्रिप्स। इसकी जो टोटल थिकनेस होगी वो बताएगी नंबर ऑफ ट्रिप्स इन बोथ डायरेक्शन। तो जरूरी नहीं कि हर डिजायर लाइन की थिकनेस सेम हो, जरूरी नहीं है कि हर डिजायर लाइन की थिकनेस सेम हो। अब जैसे आपको पता करना है कि इन दोनों प्लेसेस के बीच में कितना ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा है, तो आप इसकी थिकनेस को मेजर कर लीजिए। और इस तरीके से एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया कोई एक स्केल भी मेंशन होगा। तो मान लो किसी डिजायर लाइन की थिकनेस आ रही 2 सेंटीमीटर और ये स्केल लिखा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा इन दोनों प्लेसेस के बीच में 200 ट्रिप्स हो रही हैं। नंबर ऑफ ट्रिप्स इन बोथ डायरेक्शन, थिकनेस ऑफ द डिजायर लाइन विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ट्रिप्स इन बोथ द डायरेक्शन। तो बहुत सिंपल तरीके से, इस तरीके से आप ट्रैफिक वॉल्यूम के डेटा को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। इसके अलावा पाई चार्ट हो गया, कंटूर लाइन हो गया, इनका भी यूज हम लोग कर लेते हैं। बट सबसे, जैसे मैंने बताया, कॉमन जो तरीका है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी के डेटा को रिप्रेजेंट करने का, वो है विद द हेल्प ऑफ द डिजायर लाइन। सिंपल सी कहानी थी, सिंपल सी स्टोरी थी। एक कार व्हेन कवर ए टू बी देन बैक टू ए मींस एन, ना कि वो एक ट्रिप हुई, नहीं, वो 2 ट्रिप हो गई। वो 2 ट्रिप हो गई। एक प्लेस से स्टार्ट किया, दूसरे में खत्म किया, अब दूसरे से स्टार्ट करो फिर यहां खत्म करोगे। मान लो तुम कोई कैब बुक करते हो, कोई कैब बुक करते हो, यहां से गए, वहां गए, उतर गए, एक ट्रिप कंप्लीट। वहां कुछ काम किया, थोड़ी देर बाद वापस आ रहे हैं, वहां से कैब बुक करी, वापस यहाँ पे छोड़ दिया, 2 ट्रिप हो गई। तो एक बार ये ओरिजिन था, वो डेस्टिनेशन था, दोबारा वो ओरिजिन था, ये डेस्टिनेशन था। क्लियर है सभी को? तो दिस वाज द डिस्कशन रिलेटेड टू द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। ये जो डिस्कशन था बेटा हमारा, वो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी के बारे में था। एक सिंपल सा सवाल है जो अलग अलग एग्जाम में आपसे पूछा जाता है इस स्टडी से रिलेटेड। डिजायर लाइंस आर रिलेटेड टू, हाँ, ओरिजिन और डेस्टिनेशन को तो स्ट्रेट लाइन से ही कनेक्ट करेंगे ना। 2 पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन तो स्ट्रेट ही होगी ना। 2 पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन तो स्ट्रेट लाइन ही होगी ना। तो ये सवाल बस कई एग्जाम में पूछा गया है इससे रिलेटेड कि डिजायर लाइंस आर रिलेटेड टू विच स्टडी। जवाब सभी को पता है, ठीक है। बस बस यही एक जो सवाल बता दिए, यही आया हुआ है, हर एग्जाम में सवाल तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो ये डिस्कशन था। यहाँ पर हम लोग डिस्कशन को क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इस डिस्कशन को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं बेटा 9:30 पे। और बहुत ही मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे गेट 2024 में अगर आ जाए तो बिल्कुल भी सरप्राइज मत होना। और वो टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब तक जो आपने स्टडीज पढ़ी हैं उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी मैं बोल सकता हूं, और वो स्टडी है ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी। वो स्टडी है ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी। इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो एवरीवन डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम। क्लास को सभी लोग टाइम पे ज्वाइन कर लेना, डिले मत करना, क्योंकि थोड़ा सा भी डिस्कशन अगर मिस कर दिया आपने तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इसलिए क्लास स्टार्ट होने के पहले ही सभी लोग मौजूद रहना, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, थैंक यू।